नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी एग्जाम ओरिएंटेड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज हम डिस्कस करेंगे महत्वपूर्ण केस, जिसका एक वीडियो आपको पहले मिल गया है। आज हम इसका वीडियो नंबर 2 डिस्कस करेंगे, या यूँ कहिए पार्ट नंबर 2 डिस्कस करेंगे। देखिए ध्यान से सुनिए, महत्वपूर्ण केस या महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कौन कौन सा निर्णय किस केस में बताया है, उसका हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले आपको एक वीडियो मिल गया है, जाकर कंप्लीट देखिए। और आज आपका यह दूसरा वीडियो है, आज आपका दूसरा वीडियो हो, वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट केस, जैसे जैसे हमारा समय आगे बढ़ेगा, जैसे हमारा वीडियो आगे बढ़ेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस पर डिस्कस करेंगे। एक बात हमेशा ध्यान से रखिएगा, एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा कि पॉलिटी तो दुनिया पढ़ती है, समझिएगा, पॉलिटी तो दुनिया पढ़ती है, लेकिन पॉलिटी के अंतर्गत जो सबसे महत्वपूर्ण होते हैं वह केस होते हैं जो एग्जाम में आपको फंसा सकते हैं, जो एग्जाम में आपको फंसा सकते हैं। क्योंकि दुनिया को पता है कि अनुच्छेद 15 में क्या, अनुच्छेद 16 में क्या, अनुच्छेद 17 में क्या है। केस जो है यह व्यक्ति कम पड़ता है, या केस जो है व्यक्ति कम पड़ता है। इसी केस को हम बढ़िया से डिस्कस कर रहे हैं, ट्रिक के साथ बताने का प्रयास कर रहे हैं। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। हो सकता है कि जहां आप वीडियो स्किप कर रहे हैं वही हो सकता है आपके पेपर में आ जाए बाबू। तो ध्यान से कंप्लीट रूप से वीडियो को देखिएगा, छोड़िएगा कहीं मत, ध्यान से देखते रहिएगा। तो आज हम शुरू कर रहे हैं केस का वीडियो 2 है, या वीडियो नंबर 2 है। इसके पहले एक वीडियो पढ़ा है सर, जितने लोग नहीं देखे हैं जाकर एकदम कंप्लीट कर लीजिए केस को। यकीन मानिए कि जैसे इस केस पर आप अपनी पकड़ बना लेते हैं, पॉलिटी में आपको एक अलग लेवल पर ज्ञान होगा, एक हाई लेवल पर ज्ञान हो जाएगा। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, समय को ना व्यर्थ करते हुए। हम सबसे पहले केस शुरू करते हैं। 2 केस हमने बोर्ड पर लिखा है। इससे पहले एक छोटा सा काम कर दीजिए कि अधिक से अधिक लोगों को जोड़ दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। देखिए शुरू करते हैं। क्या पहला केस है नवीन जिंदल केस, याद रखिएगा। केस नंबर पहला है नवीन जिंदल केस। इसमें मैं टोटल का टोटल केस कंप्लीट कर दूंगा, इसके बाहर आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। 2 वीडियो देखिए, पूरा केस कंप्लीट। देखिए केस का नाम क्या है, नवीन जिंदल केस। इस केस में क्या बताया गया, और दूसरा केस मैंने लिखा है एमैनुअल केस। क्या लिखा है, एमैनुअल केस। जरा ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिएगा। देखिए यहां पर क्या लिखा है, जिंदा। क्या लिखा है, जिंदा। जिंदल को समझिए, जिंदा क्या है, जिंदा क्या है, जिंदा। अगर आप जिंदा हैं, ध्यान से सुनिए, अगर आप जिंदा हैं, जिंदल को याद रखिएगा, जिंदा से। अगर आप जिंदा हैं तो आपके दिल में भारत के लिए प्रेम होना चाहिए। भारत के लिए प्रेम नहीं है तो आप जिंदा नहीं है। इस बात को मानिए, भारत के लिए प्रेम नहीं है, हमें अपने देश के लिए प्रेम नहीं है, तो जिंदा होने का क्या मतलब है। तो जिंदा होने का मतलब क्या है, जिंदा होने का मतलब देश से प्रेम होना चाहिए। और जब देश से प्रेम होगा तो हम क्या फहराएंगे, झंडा। क्या फहराएंगे, झंडा। क्या फहराएंगे, झंडा। याद रखिएगा, क्या फहराएंगे, झंडा। लेकिन झंडा कैसा होना चाहिए, तिरंगा झंडा। ऐसा नहीं कि पाकिस्तान का लेकर चले आइए, ठीक है। देखिए क्या है, नवीन जिंदल केस में क्या बताया गया। नवीन जिंदल केस में सुप्रीम कोर्ट ने बताया, नवीन जिंदल केस में सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि आप तिरंगा जो झंडा है, आप भारत का जो झंडा है, इसको फहराने की स्वतंत्रता दी। इसको फहराने की क्या दी, फहराने की स्वतंत्रता दी। तो नवीन जिंदल केस में तिरंगा फहराने की स्वतंत्रता दी गई है। याद रखिएगा, नवीन जिंदल जिंदा है, तो यानी कि अगर जिंदा इंसान तभी कहेंगे जब वो देश से प्रेम करे, और देश से प्रेम करे तो क्या फहराएगा, झंडा। झंडा कौन सा, तिरंगा झंडा फहराने की स्वतंत्रता दी है। याद रखिएगा, नवीन जिंदल केस में सुप्रीम कोर्ट ने तिरंगा झंडा फहराने की स्वतंत्रता दी है। नवीन जिंदल केस में सुप्रीम कोर्ट ने तिरंगा झंडा फहराने की क्या दी है, स्वतंत्रता दी है। इसने बताया सुप्रीम कोर्ट ने तिरंगा झंडा फहराने की स्वतंत्रता है, और इस स्वतंत्रता को, जैसा कि मैंने आपको क्लास में बता दिया है, अनुच्छेद 1 में रखा गया है, 19 के 1 में। याद रखिएगा, अनुच्छेद 19 के 1 में, या यूं कहिए अनुच्छेद 19 में, अनुच्छेद 19 में रखा गया है झंडा फहराने की स्वतंत्रता। झंडा फहराने की क्या स्वतंत्रता कहां रखा गया है, अनुच्छेद 19 में। कहां रखा गया है, अनुच्छेद 19 में। आई थिंक क्लियर। इस सुप्रीम कोर्ट ने क्या बताया कि किसी भी अवसर पर या बिना अवसर के, किसी भी अवसर पर या बिना अवसर को आपको लगता है कि भारत का झंडा फहराना चाहिए तो आप फहरा सकते हैं, कोई भी रोके टोके ठोकेगा नहीं आपको। क्लियर है। लेकिन यकीन, एक बात याद रखिए, झंडा फहराने का मतलब झंडे का सम्मान होना चाहिए, इज्जत होना चाहिए। ऐसा नहीं कि झंडा फहरा रहे हैं तो उल्टा झंडा लेकर चल रहे हैं तो फहरा रहे हैं, ऐसा कोई काम नहीं है। झंडा फहरा सकते हैं, लेकिन क्या, अनुशासनपूर्ण। कैसा, अनुशासनपूर्ण झंडा फहरा सकते हैं। याद रखिएगा, अनुच्छेद 19(1) में झंडा फहराने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19(1) में क्या है, झंडा फहराने की स्वतंत्रता। सीधे प्रश्न पूछता है कि किस केस में बताया गया झंडा फहराने की स्वतंत्रता, किस केस में बताया गया, तो क्या बताएंगे, नवीन जिंदल केस में। या पूछे झंडा फहराने की
स्वतंत्रता कहाँ पर रखी गई है, तो अनुच्छेद 19 में। कहाँ रखी गई है, अनुच्छेद 19 में, याद रखिएगा अनुच्छेद कहाँ पर, 19 में। जो वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है यहीं पर रखिए, झंडा फहराने की स्वतंत्रता। तो हमारे ख्याल से यह केस क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट केस है इमैनुअल केस, याद रखिएगा नेक्स्ट केस है इमैनुअल केस, याद रखिएगा इमैनुअल केस। ध्यान से सुनिए, इमैनुअल में ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा मैन, क्या दिखेगा, मैन, क्या दिखेगा, मैन। मैन का मतलब होता है आदमी, मैन का मतलब क्या होता है, आदमी। और यदि आदमी है, ध्यान से सुनिए, आदमी है तो याद एक बात बताइए, अगर आदमी है तो भारत का कहीं राष्ट्रगान बजे तो खड़ा होगा कि नहीं खड़ा होगा, राष्ट्रगान की इज्जत करेगा कि नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा भाई। देखिए इमैनुअल, मैनुअल, अगर मैन है और भारत का राष्ट्रगान बजे तो इज्जत करेगा, अगर मैन नहीं है तो इज्जत नहीं करेगा। गधा है, कुत्ता है तो इज्जत नहीं करेगा, अगर मैन है तो भारत के राष्ट्रगान का क्या करेगा, इज्जत करेगा। क्या करेगा, इज्जत। ऐसे याद रखेगा, मैन है तो मैन मतलब क्या, राष्ट्रगान की इज्जत करेगा। किसकी इज्जत करेगा, राष्ट्रगान की इज्जत करेगा। क्लियर, ध्यान से सुनिए। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या बताया, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बताया, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि राष्ट्रगान की स्वतंत्रता दी है। राष्ट्रगान गाने और इसकी इज्जत करने, और इसकी इज्जत करने की क्या दी है, इज्जत करने की स्वतंत्रता दी है। क्या दी है, स्वतंत्रता दी है। सुप्रीम कोर्ट ने बताया, ध्यान से सुनिए, सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि अगर राष्ट्रगान चल रहा है, अगर राष्ट्रगान कहीं पर चल रहा है, अगर नहीं गा सकते हैं, समझिए, राष्ट्रगान अगर नहीं गा सकते हैं तो आप खड़े होकर राष्ट्रगान का सम्मान करेंगे। राष्ट्रगान आप नहीं गा सकते हैं तो खड़े होकर राष्ट्रगान का, सावधान मुद्रा में खड़े होकर राष्ट्रगान का क्या करेंगे, सम्मान करेंगे। यानी कि इस केस में बताया राष्ट्रगान का क्या करेंगे, सम्मान करेंगे। किस केस में बताया, राष्ट्रगान का क्या करेंगे, सम्मान करेंगे। बोलो हाँ कि ना, बोलो हाँ कि ना, राष्ट्रगान का क्या करेंगे, सम्मान। फिर इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक बात और निश्चित कर दी, इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक और बात निश्चित कर दी कि अगर किसी व्यक्ति को, ध्यान से सुनिए, अगर किसी व्यक्ति को राष्ट्रगान गाने में, ध्यान से सुनिएगा, अगर किसी व्यक्ति को राष्ट्रगान गाने में उसका धर्म आगे आ रहा है, लग रहा है कि वह धर्म के उसके खिलाफ है, उसके धर्म के खिलाफ है, तो वह व्यक्ति राष्ट्रगान नहीं गा सकता, केवल सावधान मुद्रा में खड़ा होकर राष्ट्रगान की इज्जत कर सकता है, इज्जत कर सकता है, और इज्जत करना ही है, याद रखिएगा। अगर किसी का धर्म मान लीजिए बीच में आ रहा है कि राष्ट्रगान से भी ऊपर उसका धर्म है, तो सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि आप स्पष्ट रूप से सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि अगर राष्ट्रगान गाने से आपका धर्म प्रभावित हो रहा है, राष्ट्रगान गाने से धर्म प्रभावित हो रहा है, तो आप राष्ट्रगान मत गाइए, राष्ट्रगान मत गाइए, लेकिन राष्ट्रगान का सम्मान जरूर करिए, राष्ट्रगान का सम्मान जरूर करिए। जरा बताइए दोनों केस क्लियर कि नहीं। नवीन जिंदल, जिंदा व्यक्ति ध्वज लहराएगा, झंडा, राष्ट्रीय झंडा फहराने की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19, ठीक है। यहाँ पर इमैनुअल, मैन है तो राष्ट्रगान का सम्मान करेगा, इसको भी रखा गया है अनुच्छेद 19। कहाँ रखा गया है, अनुच्छेद 19 में। कहाँ रखा गया है, अनुच्छेद 19 में। अगर इतनी बातें समझ आई हो तो नेक्स्ट केस देखिए, हमारे ख्याल से तो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट केस देखिए, चलिए नेक्स्ट देखिएगा, आपको दिख रहा होगा बोर्ड पे। नेक्स्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट रूप से सुनिएगा, बहुत ही शानदार सा केस है। केस है MC मेहता केस बनाम भारत संघ। दोनों सुनिएगा, बढ़िया से मैं लिख देता हूं, साफ सुथरा मैं लिख देता हूं, ध्यान से सुनिए। केस है MC मेहता बनाम भारत संघ केस, भारत संघ केस। कब आया सर, 1986 में। कब आया, 1986 में। याद रखिएगा, MC मेहता बनाम भारत संघ केस कब आया, 1986 में। देखिए इस केस में क्या बताया गया, और एक और केस है, उस केस का भी नाम है MC मेहता बनाम तमिलनाडु। कब आया, 1996 में। दोनों में अंतर समझिए, एक पूरे भारत के खिलाफ केस था, पूरे संपूर्ण भारत के खिलाफ, तो उसको बोलते यूनियन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत संघ के अनुसार, भारत संघ के खिलाफ केस था। दूसरा तमिलनाडु क्षेत्र का यह काम हुआ, ठीक है। तो उसको क्या, MC मेहता बनाम तमिलनाडु 1996। और एक केस आया MC मेहता बनाम भारत संघ केस 1986। MC मेहता बनाम भारत संघ केस 1986। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार बना लीजिएगा क्योंकि पेपर में आ सकता है। देखिए MC मेहता केस बनाम भारत संघ केस में क्या बताया गया, ध्यान से सुनिए। MC मेहता बनाम भारत संघ केस में बताया गया कि यदि किसी व्यक्ति को सुनिएगा, पहले मैं बोल देता हूं। MC मेहता बनाम भारत संघ केस में बताया गया कि यदि किसी व्यक्ति को, व्यक्ति मतलब पुरुष, स्त्री, बच्चा जो भी है, यदि किसी व्यक्ति को लगता है कि उसका मूल अधिकार हनन होने वाला है, समझिए हुआ नहीं है, यदि किसी व्यक्ति को लगता है कि उसका मूल अधिकार हनन होने वाला है, तो भी वह सुप्रीम कोर्ट में जाकर अनुच्छेद 32 या हाई कोर्ट में जाकर अनुच्छेद 226 के तहत अपना कंप्लेन दायर करा सकता है। याद रखिएगा, अगर किसी को लगता है, दो तीन बातें इसमें बताई गई, यदि किसी व्यक्ति को
व्यक्ति को लगता है कि उसका मूल अधिकार हनन होने वाला है, हनन हुआ नहीं है, याद रखिएगा, हनन होने वाला है, तो भी वह सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट क्या होता है? जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकता है। आप एक बात समझिए, देखिए, हमें कुछ मूल अधिकार प्राप्त है, जैसे हमें पढ़ाने का अधिकार प्राप्त है, आपको पढ़ने का अधिकार है, आपको घूमने का अधिकार प्राप्त है, गाने का अधिकार प्राप्त है, शादी करने का अधिकार है, मोहब्बत करने का अधिकार है, धोखा देने का अधिकार, सब A to Z करने का अधिकार, जो मन करे वो करिए, वो हमें एक मूल अधिकार है। समझ रहे हैं? हमें अपने जीवन जीने के लिए एक मूल अधिकार दिया गया है, उस मूल अधिकार को कोई छीन नहीं सकता है हमसे। मैंने मूल अधिकार का एक एक बातें आपको कराया है बाबू, ठीक है। देखिए, हमें वो उस मूल अधिकार को कोई छीन नहीं सकता, इस चीज को याद रखिएगा। जो हमें मूल अधिकार प्राप्त है उस मूल अधिकार को कोई छीन नहीं सकता है। ध्यान से सुनिए, जो हमें मूल अधिकार प्राप्त है उस मूल अधिकार को हमें कोई छीन नहीं सकता है। जैसे पता है आपको कि निजता का अधिकार हमारा मूल अधिकार है, हमारा प्राइवेट लाइफ एक मूल अधिकार है, हम अपने प्राइवेट लाइफ में कुछ भी करें, हमारा क्या है? मूल अधिकार है। हमारा क्या है? मूल अधिकार। तो ध्यान से सुनिए, क्या है कि अगर यह मूल अधिकार का, ध्यान से सुनिएगा, अगर मूल अधिकार का हनन होता है तो या तो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे कंप्लेन करने, या तो हाई कोर्ट में जाएंगे कंप्लेन करने। मैं समझा देता हूं, देखिए क्या है यहां पर, ध्यान से सुनिए। मान लीजिए आपको क्या है? आपको सोने का मूल अधिकार है। सोने का जो अधिकार है यह क्या है? मूल अधिकार। एकदम आसानी से समझिएगा, सोने का अधिकार क्या है? मूल अधिकार है। जितना मन करे उतना सोइए, कोई आपको रोके टोके ठोकेगा नहीं, क्लियर है ना। लेकिन आपको कोई रोके टोके ठोके तो आप उसके खिलाफ सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कंप्लेन कर सकते हैं। सोने का जो अधिकार है यह आपका मूल अधिकार है। क्या है? मूल अधिकार है। समझिए, सोने का अधिकार मूल अधिकार है, और कोई व्यक्ति आपके मूल अधिकार का हनन करे, हनन का मतलब मूल अधिकार को परेशान करे, सुबहिया कोई व्यक्ति जगा दे, सोने का अधिकार आपका मूल अधिकार है, तो मूल अधिकार आपका प्रभावित हो, मूल अधिकार का कोई हनन करे, तो अनुच्छेद 32 का प्रयोग करके सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और अनुच्छेद 226 का प्रयोग करके हाई कोर्ट जा सकते हैं। ध्यान से सुनिए, अनुच्छेद 32 का प्रयोग करके सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, अनुच्छेद 226 का प्रयोग करके हाई कोर्ट जा सकते हैं। क्लियर? देखिए, अगर हनन हो गया तो एमसी मेहता केस में बताया गया, एमसी मेहता बनाम भारत संघ केस में बताया गया, ध्यान से सुनिए, एमसी मेहता बनाम भारत संघ केस में बताया गया कि अगर किसी व्यक्ति को लगता है, अभी हुआ नहीं है, अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि हमारा मूल अधिकार हनन होने वाला है, जैसे मान लीजिए कि हमें घूमने की स्वतंत्रता है, हमें लग जाए कि हाँ हमें कल परसों या आने वाले समय में रोका जाएगा, इस व्यक्ति जो गांव का कोई व्यक्ति है, शहर का कोई व्यक्ति जो बाहुबली व्यक्ति हमें रोक सकता है, तो हम उसके खिलाफ सीधे सुप्रीम कोर्ट में कंप्लेन कर सकते हैं अनुच्छेद 32 के तहत, हाई कोर्ट में कंप्लेन कर सकते हैं अनुच्छेद 226 के तहत। तो क्या बताया गया? अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि उसका मूल अधिकार हनन होने वाला है तो भी वह सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकता है। पहली बात बताई गई, अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि उसका मूल अधिकार हनन होने वाला है तो भी वह सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकता है। पहली बात बताई गई। दूसरी बात क्या बताई गई? दूसरी बात कि नुकसान के अनुपात में भरपाई, नुकसान के अनुपात में भरपाई होनी चाहिए, नुकसान के अनुपात में भरपाई होनी चाहिए, मतलब जितना नुकसान है उसी के अनुपात में भरपाई होनी चाहिए, जितना नुकसान है उसी के अनुपात में भरपाई होना चाहिए। मान लीजिए कोई भी व्यक्ति, दो व्यक्ति आपस में नुकसान, मान लेते हैं एक व्यक्ति ए नाम का व्यक्ति बी नाम के व्यक्ति का नुकसान कर दिया, अगर सुप्रीम कोर्ट में मैटर गया तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जितना नुकसान हुआ है उस अनुपात में भरपाई होना चाहिए। या सरकार ही किसी व्यक्ति का जमीन ले रहा है, किसी व्यक्ति का ऐसा जमीन ले रहा है जो उसके सबसे उपयोग की है, तो सरकार उसको मन करे तो पैसा दे, मन करे तो पैसा ना दे, लेकिन पैसा उतना देना चाहिए उसका जितना नुकसान हुआ वो भरपाई हो जाए, जितना नुकसान हुआ उतना भरपाई हो जाए। ऐसा नहीं कि हुआ है 5 लाख का नुकसान और दे दीजिए उसको 20 रुपया, क्या करेगा? कोनो काम का होगा 20 रुपया, उससे बढ़िया वो भी रख लीजिए। समझ रहे हैं? नुकसान के अनुपात में भरपाई, ज्यादा नुकसान है तो ज्यादा पैसा, कम नुकसान है तो कम पैसा, नहीं नुकसान है तो नहीं पैसा, नुकसान है तो पैसा, यही बताया गया है। क्या
क्या बताया गया है? एमसी मेहता केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बताया कि नुकसान के अनुपात में भरपाई होनी चाहिए, नुकसान के अनुपात में भरपाई होनी चाहिए। ज्यादा नुकसान तो ज्यादा पैसा, नुकसान के अनुपात में भरपाई, ज्यादा नुकसान तो ज्यादा पैसा, कम नुकसान तो कम पैसा। ऐसा नहीं कि किसी का नुकसान हो रहा है 10 लाख का, किसी का नुकसान हो रहा है 10 लाख का, उसको मिलाकर 1000 रुपए दीजिए, कोई मतलब होगा उसे 1000 का? आप बताइए, 10 लाख का किसी को नुकसान हो और उसको 1000 रुपया देना, उससे बढ़िया वो चंदा के समझ के आप रख लीजिए, कोनो काम का तो होगा नहीं उसको। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो नुकसान के अनुपात में भरपाई होना चाहिए। एमसी मेहता केस हमारे ख्याल से समझ आ गया होगा। जो भारत संघ वाला केस था यह समझ आ गया होगा। भारत संघ, एमसी मेहता का जो केस भारत संघ से रिलेटेड था, जो 1986 में आया था, यह समझ आ गया होगा, यह समझ आ गया होगा। भारत संघ वाला, इसकी मैं बात कर लेता हूँ। एमसी मेहता जो तमिलनाडु से रिलेटेड आया, ध्यान से सुनिए, इस केस की मैं बात कर लेता हूँ। एमसी मेहता केस जो तमिलनाडु से रिलेटेड आया, ध्यान से सुनिए क्या है। एमसी मेहता केस जो तमिलनाडु से रिलेटेड आया, इसकी मैं बात कर लेता हूं क्या है, ध्यान से समझिए जरा, बड़ा इंपॉर्टेंट केस है। देखिए देखिए ध्यान से सुनिए। एमसी मेहता बनाम तमिलनाडु केस, याद रखिएगा, एमसी मेहता बनाम तमिलनाडु, नाम वही है, एमसी मेहता बनाम तमिलनाडु। भारत संघ था तो मूल अधिकार वाला था और नुकसान के अनुपात में क्या था, भरपाई था। देखिए नेक्स्ट है एमसी मेहता बनाम तमिलनाडु केस। इस केस में क्या बताया गया, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए जरा, ध्यान से सुनिए। सुनिए क्या है, इस केस में बताया गया कि जो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं, ध्यान से सुनिएगा, 14 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं, कम आयु के बच्चे हैं, ठीक है, बच्चों को जोखिम भरे स्थानों पर, याद रखिएगा, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को जोखिम भरे स्थानों पर, जोखिम भरे स्थानों पर या कारखानों में, जोखिम भरे कारखानों में या जोखिम भरे खदानों में, जोखिम भरे खदानों में या पटाखा उद्योग में, उद्योग इत्यादि में काम पर नहीं लगा सकते, काम पर नहीं लगा सकते। देखिए एमसी मेहता बनाम तमिलनाडु के 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने बताया, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बताया कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को जोखिम भरे स्थान, जैसे कोई कारखाना, खतरनाक कोई कारखाना हो गया, जोखिम भरे खदान, कोई खदान हो गया, या जोखिम भरा पटाखा उद्योग, कोई पटाखा उद्योग हो गया, इत्यादि कामों पर नहीं लगाया जा सकता, इत्यादि कामों पर नहीं लगाया जा सकता। यह बताया है कि इनको, जो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं, इनको इस जगहों पर नहीं लगाया जा सकता। समझिए, जैसे मान लीजिए कि हम किसी कारखाने में लगा दें 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को, बच्चा मतलब पुरुष और स्त्री दोनों, महिला और मतलब लड़का और लड़की दोनों बच्चा में आएंगे। समझिए इसमें क्या बताया गया कि मान लीजिए हम किसी कारखाना में लगा दें, किसी कारखाना में या केमिकल बनाने वाला कोई कारखाना हो, कोई रसायन बनाने वाला कोई कारखाना हो, और 6 से 14 वर्ष के, मतलब 14 वर्ष से कम एज के बच्चों को लगा दे, तो बच्चवा को क्या समझ है, बच्चे यार कम, मतलब 14 साल के जो बच्चे, दिमाग ही कितना होता है आप बताइए। 14 साल के आप थे तो भोर मुँह माटी पोत कर घूम रहे थे, हाँ ना, ठीक है। 14 वर्ष के आप थे तो भर मुँह माटी पोत कर घूम रहे थे, इधर उधर घूम रहे थे। तो 14 वर्ष तक के बच्चों को क्या पता, अगर मान लीजिए कारखाना में हमने लगा दिया 14 वर्ष तक के बच्चों को, और पता चला कि कारखाना केमिकल बनाने वाला कारखाना और H2SO4 रखा है, वो साला दूध समझ के पी ले तो पूरा शरीर जल जाएगा, दूध समझ के पी ले तो पूरा शरीर जल जाएगा। पता चले साइनाइड रखा हो, केक समझ के साइनाइडवा खा ले तो पूरा शरीर खत्म हो जाएगा। बोलो हाँ कि ना, है ना। तो सरकार ने बताया कि 14 वर्ष से कम एज के बच्चों को, 14 वर्ष से कम एज के बच्चों को आप कारखाना में नहीं रख सकते। पहले उसको शिक्षा दिलाइए, बुद्धिजीवी बनाइए, दिमागदार बनाइए, उसके बाद कहीं कारखानों में लगाइए। समझ रहे हैं। पता चले कि 14 वर्ष से कम उम्र का बच्चा है, आप उसको रख दे पटाखा उद्योग में, इतना बारूद उठा के लाकर अपने घर में उड़ा दे। आया समझ में, क्लियर है ना। मान लीजिए इतना बारूद उठाकर लाकर अपने घर पर रख दे, पटाखा बनाने वाला पटाखा, बच्चे को क्या पता भाई, बच्चे को क्या पता, 14 वर्ष तक के बच्चों को क्या पता। पता चले कि बारूद समझ कर, बारूद को सोचे कि घर पर लाकर पटाखा बनाएंगे, 5-7 किलो बारूद अपने घर में लाकर पटका दे तो अपनिया चला जाए और पूरा परिवारों को लेकर चला जाए। तो इसीलिए सरकार ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 14 वर्ष के कम आयु के बच्चों को जोखिम भरे स्थान पर काम नहीं, जैसे कोई जोखिम भरा कारखाना है,
जोखिम भरा कोई खदान है, जोखिम भरा कोई चट्टान की खुदाई हो रही है, या फिर कोई पटाखा उद्योग है, तो इन जगहों पर हम काम में नहीं लगा सकते, इन जगहों पर हम काम में उनको नहीं लगा सकते। अगर काम में लगाते हैं तो यह क्या होगा, संविधान का अवहेलना होगा और इसके आधार पर आपका काम पहले रुकवाया जाएगा और आपका सजा होने का प्रावधान होगा। क्लियर? आप खुद समझिए कि 14 वर्ष तक का बच्चा अगर मान लेते हैं इसमें लग गया, मान लीजिए पटाखा उद्योग में लगे, तो पता चले पटाखा वटाखा बनाए चाहे न बनाए, घर वाला लाकर आपका अपना जला लेगा, घर में लाकर जला लेगा। समझिए बात को, हमारे ख्याल से इतनी बातें समझ आई है। हाँ, किन कामों में लगा सकते हैं, मान लेते हैं अगर किसी का काम नहीं चलता तो किन कामों में लगा सकते हैं, किन कामों में लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई छोटा किराना स्टोर हो, कोई छोटा किराना स्टोर हो, यहाँ पर लगा सकते हैं। छोटा किराना स्टोर हो, लगा सकते हैं, नो डाउट। फूल बेचना हो लगा सकते हैं, फूल बेचना हो लगा सकते हैं। ऐसे छोटे छोटे कामों में हम 14 साल से कम उम्र के भी बच्चों को लगा सकते हैं, लेकिन जोखिम भरे कामों में नहीं लगा सकते हैं। क्लियर है ना? पटाखा उद्योग में भी नहीं लगा सकते हैं। अच्छा, एक प्रश्न आता है, सबसे ज्यादा पटाखा कहाँ बनता है? याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न नोट करिएगा। सबसे ज्यादा पटाखा कहाँ बनता है? सबसे ज्यादा पटाखा कहाँ बनता है? तो लिखिएगा शिवकाशी में। कहाँ बनता है? शिवकाशी में। सबसे ज्यादा पटाखा कहाँ बनता है? तो क्या बताएंगे? शिवकाशी में। और यह शिवकाशी कहाँ पर है? तमिलनाडु में। शिवकाशी कहाँ पर है? तमिलनाडु में। याद रखिएगा, सबसे ज्यादा पटाखा बनता है शिवकाशी में, और यह शिवकाशी कहाँ पर है? तमिलनाडु में। कहाँ पर है? तमिलनाडु में। एक और प्रश्न बनता है, सबसे ज्यादा बच्चे किस उद्योग में है? मैं बोल देता हूँ, प्रश्न बनता है सबसे ज्यादा बच्चे किस उद्योग में लगे हुए हैं, क्योंकि बच्चों को 14 वर्ष तक के बच्चों को ऐसे कारखानों पर नहीं रखना है। सबसे ज्यादा बच्चे किस उद्योग में है? ध्यान से सुनिए, सबसे ज्यादा बच्चे किस उद्योग में है? तो जब भी आपसे प्रश्न पूछा जाए सबसे ज्यादा बच्चे किस उद्योग में है, तो बोलेंगे कालीन उद्योग। क्या बोलेंगे? कालीन या गलीचा उद्योग। कालीन या गलीचा उद्योग। सबसे ज्यादा बच्चे किस उद्योग में है? तो कालीन या गलीचा उद्योग। हमारे ख्याल से क्लियर। नेक्स्ट केस देखिए, चलिए नेक्स्ट केस देखते हैं। देखिए, इतना केस हमने बोर्ड पर लिखा है, पूरा का पूरा केस ध्यान से देखिएगा और आराम से एकदम नोट्स बनाइएगा, दिमाग में रखिएगा, आपको याद हो जाएगा। ठीक है? महत्वपूर्ण बात क्या है कि यह वीडियो सेकंड जो है, पूरा का पूरा केस इसमें कंप्लीट हो जाएगा। आपको दोबारा केस पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सेकंड वीडियो में पूरा केस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है? तो अब तक कितना केस जितना बताए हैं आप रिकॉल एक बार करिए, फिर यहां से शुरू करते हैं। सबसे पहला केस देखिए, पहला केस है एबीसी केस। एबीसी बनाम राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली। ध्यान से सुनिएगा, इस केस में क्या हुआ बताते चल रहा हूं, ध्यान से सुनिए। एबीसी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में एक केस आया। ध्यान से सुनिए क्या है केस का नाम, क्या है? एबीसी बनाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। अच्छा बाबू देखिए, पहला केस है एबीसी बनाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। एबीसी का मतलब क्या है? एबीसी, जैसे मान लीजिए कि हमें किसी का नाम न पता हो, जैसे मान लीजिए हमें किसी का नाम न पता हो, तो हम क्या लिख देते हैं? एबीसी, एबीसी लिख देते हैं, PQRS लिख देते हैं ना। तो एबीसी मतलब इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या बताया? सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि ऐसी महिला, ध्यान से सुनिएगा, ऐसी महिला जिसका विवाह न हुआ हो और उससे कोई बच्चा जन्म जाए। समझ रहे हैं? मतलब ऐसी महिला जिसका विवाह हुआ ही नहीं है और उससे कोई संतान जन्म जाए, तो वह, याद रखिएगा, एबीसी। ठीक है? एबीसी मतलब ऐसी महिला जिसका विवाह ना हुआ हो, उससे कोई बच्चा जन्म जाए, तो वह महिला उसके पिता का नाम छिपाकर, उसके पिता का नाम न बताकर एकमात्र अभिभावक के रूप में उस बच्चे को जिंदगी यापन दे सकती है। क्या बताया इसमें केस में बताया सुप्रीम कोर्ट ने कि ऐसी महिला जिसका विवाह न होते हुए ही अगर बच्चा उसका हो जाए, अगर विवाह न होते हुए बच्चा हो जाए, तो वह एकमात्र अभिभावक बन सकती है। मतलब उसके पिता की आवश्यकता वहां पर नहीं पड़ेगी, उसके पिता का नाम वहां पर नहीं पूछा जाएगा। क्लियर? उसके पिता का नाम वहां पर नहीं पूछा जाएगा। यह केस किसमें बताया गया? एबीसी में। मतलब पिता के नाम की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, एकमात्र अभिभावक होगी, पिता भी उसकी वही होगी और माता भी उसकी क्या होगी? वही होगी। एबीसी मतलब नाम की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कुछ भी नाम हो, एकमात्र अभिभावक के रूप में बन जाएगी। कौन? जिस महिला को, जो अविवाहित महिला है, जिससे बच्चा पैदा होगा। क्योंकि आपको पता है
पता है कि अविवाहित महिला का अगर बच्चा पैदा हो जाए तो समाज उसको अभद्र नजर से देखने लगता है, अवैध नजर से देखने लगता है, अवैध बच्चा घोषित करता है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि अगर ऐसा घटना घटित होता है तो इससे, इस बच्चे से इसके पिता का नाम कहीं नहीं पूछा जाएगा, एकमात्र अभिभावक के रूप में इसकी माता ही सब हो जाएगी, एकमात्र अभिभावक के रूप में इसकी माता ही सब हो जाएगी, और यही माता होगी, यही इसकी क्या होगी, पिता। यह किस केस में बताया गया, एबीसी केस में। किस में बताया गया, एबीसी केस में। आई थिंक पहला केस आपका क्लियर हो गया। दूसरा केस जरा ध्यान से देखिए, ठीक है, पहला केस क्लियर, चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है ना। ऐसे ही केस फटाफट याद करते हुए चलना है, ज्यादा नहीं दिमाग लगाना। देखिए क्या है, लिली थॉमस बनाम भारत संघ केस। थोड़ा सा इरेज करते हैं ऊपर का, लिली थॉमस बनाम भारत संघ केस, ध्यान से देखिएगा। दूसरा केस है लिली थॉमस बनाम भारत संघ केस। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट केस है, ध्यान से सुनिए। क्या है केस का नाम, लिली थॉमस बनाम भारत संघ केस। लिली थॉमस बनाम भारत संघ केस। जरा ध्यान से देखिएगा, लिली में कितने अक्षर, लिली में कितने अक्षर, तो एक ली और एक ली, कितने अक्षर, दो अक्षर, कितने अक्षर, दो अक्षर। इस केस में क्या बताया गया, ट्रिक समझिएगा। इस केस में क्या बताया गया कि अगर कोई, ध्यान से सुनिए, मैं थोड़ा सा तेज चल रहा हूं क्योंकि बहुत ज्यादा केस है, इसको कंप्लीट कर रहा हूं। देखिए लिली थॉमस केस में क्या बताया गया कि अगर कोई सांसद हो, चाहे विधायक हो, चाहे विधानसभा का सदस्य हो, चाहे विधान परिषद का सदस्य हो, अगर उसे 2 साल की सजा सुनाई गई है, 2 साल की सजा सुनाई गई है, तो वह क्या है, दो मतलब 2 साल की सजा सुनाई गई है, तो उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। उसकी सदस्यता क्या कर दी जाएगी, रद्द कर दी। जैसे मान लीजिए कि कोई नया चुनाव हुआ, समझिए, जैसे मान लीजिए यहां पर क्या बताया, या कोई विधायक हो, या कोई क्या हो, सांसद हो, या विधानसभा का सदस्य हो, या विधान परिषद का सदस्य हो, इनमें से किसी का भी सदस्य है, मान लीजिए चुनाव हो रहा है, किसी का भी सदस्य है, अगर वह चुनाव जीत कर आ गया है, अगर वह चुनाव जीत कर आ गया और बाद में पता चले कि वह दोषी है, बाद में पता चले वह दोषी है, वह अपराधी है, वह क्या है, अपराधी, और उसे 2 साल की सजा सुनाई गई है या 2 साल से प्लस की सजा सुनाई गई है, तो उसको जो सदस्यता पाया है, जैसे मान लीजिए विधायक है या सांसद है, तो उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। उसकी सदस्यता क्या कर दी जाएगी, रद्द कर दी जाएगी। इस किस केस में बताया गया, लिली थॉमस केस में। लिली थॉमस केस में क्लियर है ना। लिली थॉमस केस में क्या बताया, लिली में 2 अक्षर मतलब 2 या 2 से अधिक साल का अगर उसे सजा सुनाया गया है तो उसकी सदस्यता क्या कर दी जाएगी, रद्द कर देगी। बस इतना याद रखिए। कैसे, लिली में कितने अक्षर, 2 या 2 से अधिक साल का उसको सजा सुनाया गया तो उसकी सदस्यता क्या कर दी जाएगी, रद्द कर दी जाएगी। इस केस में बताया गया लिली थॉमस केस में। किस केस में बताया गया, लिली थॉमस केस में। क्लियर है ना, चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट केस देखिए, नेक्स्ट केस है सतवंत सिंह केस। नेक्स्ट केस है सतवंत सिंह। देखिए चलिए नेक्स्ट केस देखिए, सतवंत सिंह बनाम एपी नई दिल्ली केस। ध्यान से सुनिए, सतवंत सिंह बनाम नई दिल्ली केस, यानी कि सिंपल याद रखिएगा, सतवंत सिंह केस। क्या बताया गया इसमें, ध्यान से सुनिए। कैसे याद करेंगे सतवंत सिंह केस, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। आप संत बनेंगे तो आप पूरी दुनिया देख लेंगे। बोलो हाँ की ना। अगर संत बनते हैं, सतवंत मतलब संत बनते हैं, तो पूरी दुनिया आप बैठे बैठे देख लेंगे, भ्रमण कर लेंगे, आंख ऐसे बंद करेंगे, पूरी दुनिया दिख जाएगी फटाक से। मतलब इसके लिए क्या बनना पड़ेगा, संत बनना पड़ेगा। ऐसे दिमाग में लगाइए, संत बनेंगे पूरी दुनिया देख लेंगे। यानी कि सतवंत सिंह केस में बताया गया कि पूरी दुनिया में भ्रमण करने का अधिकार है। समझिए, संत बनेंगे, आंख बंद किए, पूरी दुनिया देख लिए। यहाँ अच्छा, यहाँ पर यूरोप है, यहाँ पर एशिया है, यहाँ पर फिनलैंड है, यहाँ पर ऐसे करके पूरी दुनिया देख सकते हैं। तो संत बनेंगे तो पूरी दुनिया देख लेंगे। क्या देख लेंगे, पूरी दुनिया। तो ऐसे याद रखिएगा, सतवंत सिंह केस में बताया गया, सतवंत सिंह केस में बताया गया कि पूरी दुनिया घूमने का अधिकार है। पूरी दुनिया घूमने का अधिकार है, पूरी दुनिया घूमने का अधिकार है, अर्थात विदेश यात्रा का अधिकार है, या विदेश घूमने का अधिकार है, या विदेश जाने का अधिकार है। ध्यान से सुनिए, सतवंत मतलब संत बनेंगे, पूरा दुनिया घूम लेंगे, तो पूरी दुनिया घूमने का अधिकार है, जहां मन करे वहां जाने का अधिकार है, या विदेश यात्रा का अधिकार है, विदेश जाने का अधिकार है। किस केस में बताया गया, सतवंत सिंह केस में बताया गया। और बताया गया कि विदेश जाने का जो अधिकार है अनुच्छेद 21 के तहत रखा जाएगा। विदेश जाने का जो अधिकार है वो किसके तहत, अनुच्छेद 21 के तहत रखा जाएगा। इस चीज को याद रखिएगा। मतलब हमें विदेश जाने का अधिकार है, जहां मन करे कौन देश में जाए, मन करे बगलिया में पाकिस्तान में घुस रहे, मन करे बगलिया में अफगानिस्तान में घुस जाए, कहीं घुस जाए, बगलिया में मन करे
प्रताप कौन है जुल्फों वाली क्या नाम है, बांग्लादेश में घुस जाए, कोई दिक्कत नहीं, जहां मन करे तहां जाने का अधिकार है, हमें पूरा अधिकार है, विदेश यात्रा करने का अधिकार है, जैसे मन करे वैसे जाए, कोई दिक्कत नहीं, कोई रोके टोके ठोकेगा नहीं, याद रखिएगा, कोई रोके टोके ठोकेगा नहीं, या विदेश जाने का अधिकार है। किसमें बताया, सुप्रीम कोर्ट ने बताया, सतवंत सिंह केस में बताया गया कि विदेश जाने का अधिकार है, आप स्वतंत्र रूप से विदेश जा सकते हैं, कोई आपको रोकेगा नहीं। क्लियर है ना? तो विदेश जाने का अधिकार किसमें है, अनुच्छेद 21 में। यह हमारे जीवन का अधिकार है, हमारा जीवन, हमारा मन कर रहा है, हमें विदेश जाने के लिए जा सकते हैं भाई, विदेश यात्रा करने के लिए जा सकते हैं, मन करे विदेश में शादी कर ले जाकर, कोई दिक्कत नहीं, हमारा अधिकार है, जो मन करे वो करें। क्लियर ना? अनुच्छेद 21 आपका, अनुच्छेद 21 में बताता है विदेश जाने का अधिकार, और सतवंत सिंह केस में बताया कि विदेश जाने का जो अधिकार है अनुच्छेद 21 के तहत मूल अधिकार है, अनुच्छेद 21 के तहत मूल अधिकार है। ऐसे याद रखें, संत बनेंगे पूरी दुनिया घूम लेंगे, ठीक है, संत बनेंगे पूरी दुनिया घूम लेंगे, आवारा बनेंगे अपने रोड पे घूमेंगे, अपने रोड पर घूमेंगे। अगला केस देखिए, नेक्स्ट केस है नेशनल फेडरेशन ऑफ ब्लाइंड, बड़ा शानदार सा केस है, ध्यान से सुनिएगा, मिटा कर बताते हैं इसको। देखिए देखिए नेक्स्ट केस है नेशनल फेडरेशन ऑफ ब्लाइंड बनाम लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग। याद रखिएगा, संविधान के अनुच्छेद 315 में, संविधान के अनुच्छेद 315 में लोक सेवा आयोग का वर्णन है, लोक सेवा आयोग का क्या है, वर्णन है, यानी कि यूपीएससी का क्या है, वर्णन, यूपीएससी का क्या है, वर्णन। देखिए इसको जरा ध्यान से समझिएगा, इसके नाम में ही पूरा छिपा है। नेक्स्ट केस है नेशनल फेडरेशन ऑफ ब्लाइंड बनाम लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग, नेशनल फेडरेशन ऑफ ब्लाइंड बोले तो अंधा, बनाम लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग। याद रखिएगा, जो व्यक्ति लोक सेवा आयोग से नौकरी पाते हैं, जो व्यक्ति लोक सेवा आयोग से नौकरी पाते हैं, उसको बोला जाता है प्रशासनिक नौकरी। क्या बोलते हैं, प्रशासनिक नौकरी। याद रखिएगा, किसमें है 315 में, उसको क्या बोलते हैं, प्रशासनिक नौकरी। क्या बोलते हैं, प्रशासनिक नौकरी। क्या बोलते हैं सर, प्रशासनिक नौकरी, या इसे बोलते हैं लोक सेवक या लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग। क्लियर है ना, लोक सेवा आयोग। देखिए नेशनल फेडरेशन ऑफ ब्लाइंड बनाम लोक सेवा आयोग, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बताया, ध्यान से सुनिए, नेशनल फेडरेशन ऑफ ब्लाइंड बनाम लोक सेवा आयोग, इस केस में सुप्रीम कोर्ट, लोक सेवा, सिंपल बात याद रखिएगा, आईएएस जो होते हैं, आईएएस जो होते हैं, आईएएस जो होते हैं, पीसीएस जो होते हैं, उससे रिलेटेड है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बताया, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि जो ब्लाइंड है, जो ब्लाइंड है, जो अंधा है, वह भी लोक सेवा आयोग में कंपटीशन दे सकता है, अपनी दावेदारी, अपना प्रतिद्वंद दे सकता है। किसमें, लोक सेवा आयोग में। जो ब्लाइंड है, जो अंधा है, वह भी लोक सेवा आयोग का मतलब आईएएस का फॉर्म भर सकता है, उसका एग्जाम दे सकता है। और इसके लिए याद रखिएगा, सरकार व्यवस्था करेगी, इसके लिए सरकार व्यवस्था करेगी कि इसका एग्जाम कैसे हो, इसका एग्जाम कैसे हो, इसका एग्जाम कैसे हो। देखिए क्या बताया गया, सुप्रीम कोर्ट ने बताया, नेशनल फेडरेशन ऑफ ब्लाइंड केस में बताया कि लोक सेवा आयोग का परीक्षा, यानी कि जो प्रशासनिक नौकरी होती है, प्रशासनिक नौकरी होती है, इसकी जो परीक्षा है, यदि व्यक्ति अंधा है तो भी दे सकता है, अंधा है तो भी दे सकता है। सरकार व्यवस्था करेगी कि एग्जाम कैसा हो, सरकार व्यवस्था करेगी एग्जाम कैसा हो। तो अंधों को लिखने के लिए एक लिपि आती है, ब्रेल लिपि। क्या आती है, ब्रेल लिपि। तो सरकार व्यवस्था करेगी, इसके एग्जाम की व्यवस्था करेगी, इसका एग्जाम किस लिपि में लिया जाए, ब्रेल लिपि में लिया जाए। एग्जाम किस लिपि में लिया जाए, ब्रेल लिपि में लिया जाए। या इसके साथ अगर मान लीजिए ब्रेल लिपि का व्यवस्था नहीं हो पाता है, इसके साथ किसी व्यक्ति को बैठा दिया जाए, किसी व्यक्ति को बैठा दिया जाए। लेकिन एक बात याद रखिएगा, व्यक्ति जो है वह सरकार देगी। ऐसा नहीं कि हम अंधे हैं तो पता चले कोनो को आईएएस पकड़ कर लेकर आए, अपना पेपर दिलाने, वो आईएएस और हम आईएएस बन जाए ना भाई। सरकार वो व्यक्ति देगी। व्यक्ति कौन देगी, सरकार देगी। सरकार व्यक्ति देगी। वह किसी व्यक्ति से वो अपना पेपर दिलवा सकता है कि अंधा व्यक्ति बैठ बैठ कर बताया गया, व्यक्ति उसका पेपर दे देगा। ठीक है ना। किस केस में बताया गया, नेशनल फेडरेशन ब्लाइंड से समझ जाएंगे, अंधा व्यक्ति को लोक सेवा में घुसने का अवसर। अंधा व्यक्ति को लोक सेवा की नौकरी यानी कि प्रशासनिक नौकरी प्राप्त कर सकता है, प्रशासनिक नौकरी में दावेदारी कर सकता है, प्रशासनिक कंपटीशन एग्जाम दे सकता है। उसके एग्जाम का व्यवस्था सरकार करेगा, ब्रेल लिपि का व्यवस्था करेगा। अगर ब्रेल लिपि का व्यवस्था नहीं होता तो कोई एक ऐसा व्यक्ति का व्यवस्था करेगा जो वह व्यक्ति उसका पेपर लिखे, उसका पेपर सुने, उसका पेपर समझे, उसका पेपर जो व्यक्ति बताएगा वो पेपर करे। बोलो हाँ कि ना, क्लियर ना। इसको याद रखिएगा, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसको याद रखिएगा, ये क्या है, इंपॉर्टेंट है। बोलो यहां तक चीजें क्लियर ना। ठीक है, आगे देखते हैं, इरेज करें इसको। चलिए नेक्स्ट केस देखिए। नेक्स्ट केस है दीना बनाम
नेक्स्ट केस है दीना बनाम भारत संघ केस 1983। डेट नहीं याद रखना, इस डेट को नहीं याद रखना, एक दो डेट है जो आपको याद रखना है, मैं आगे बता दिया हूं या तो बता दूंगा। देखिए दीना बनाम भारत संघ केस, दीना बनाम भारत संघ केस, ऐसे याद रखिए भाई। देखिए देखिए समझिए क्या लिखा है, दीना बनाम भारत संघ केस। दीन दुखिया अगर कोई है, रटने का तरीका देखिए, दीन दुखिया कोई है तो वह मजदूरी करके खाएगा, मजदूरी करेगा बेचारा, मजदूरी करेगा और क्या करेगा, अपना खाना खाएगा, अपना खाना खाएगा। लेकिन एक बात बताइए, कोनो मजदूरी है उसका छीन ले, कोनो मजदूरी है उसका छीन ले तो गड़बड़ काम होगा कि नहीं काम होगा, बिल्कुल गड़बड़ काम होगा। देखिए क्या है दीना केस में क्या बताया गया, दीना बनाम भारत संघ केस में क्या बताया गया। देखिए दीना बनाम भारत संघ केस में बताया गया, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बताया, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि जेल में कैदी जो है, जेल में कैदियों से बलात् श्रम या बेगारी श्रम नहीं करवा सकते, बेगारी श्रम नहीं करवा सकते, याद रखिएगा, बेगारी श्रम नहीं करवा सकते हैं। यह अनुच्छेद 23 का क्या होगा, विरोध होगा। अनुच्छेद 23 का क्या होगा, विरोध होगा। और यदि काम करवाते हैं तो उनके लिए कुछ परिश्रमिक दीजिए, मतलब कुछ पैसा दीजिए उनको, कुछ मजदूरी उनको दीजिए। समझिए बात को। आपको पता होगा कि जेल वोल में जो जाते हैं, जेल वोल में सजा उजा काटने जाते हैं, तो ऐसा नहीं कि आराम से दिन भर सोए रहते हैं, नहीं भैया, वहीं पर अपना लहसुन वहसुन बोएंगे, प्याज व्याज बोएंगे आराम से, ठीक है ना, खेत वोत कोड़ेंगे, वहाँ पर जो जमीन वमीन होगा खेत वोत कोड़ेंगे, फूल वूल लगाएंगे। ऐसा नहीं कि आराम से दिन भर तान के सोए रहेंगे भैया, ऐसा कुछ नहीं है, समझ रहे हैं ना। तो उसने बताया, ध्यान से समझिए। साथ ही साथ मान लीजिए कहीं जेल बन रहा है, कोनो टेलर है तो आराम से कपड़ा सीने लगेगा, कोनो बढ़िया सा मिस्त्री तो लगेगा जलिए बनाने, लिपैया पुतैया करने। तो इसमें क्या बताया गया, दीना बनाम भारत संघ केस में बताया गया कि अगर जेल में, दीना मतलब दीन दुखिया मतलब जेल, मजदूरी याद रखिएगा, ठीक है ना। अगर जेल में कैदियों से कोई काम करवाते हैं, याद रखिएगा, जेल में कैदियों से कोई काम करवाते हैं तो उसके लिए भी उनको पैसा देना पड़ेगा, फ्री में नहीं करवा सकते, क्योंकि अनुच्छेद 23 हमारा कहता कि बलात् श्रम बेगारी पर रोक है। बलात् श्रम यानी कि किसी को दबाव पूर्वक काम नहीं करवा सकते, बेगारी मतलब फ्री में नहीं काम करवा सकते, इस काम पर क्या है, रोक है। और समझिए अगर मान लीजिए जेल में हम फ्री में कोनो कैदी से काम करवा रहे हैं, कैदी कह रहे तुम काम करो, जेलर कह रहे काम करो, तो कैदी बेचारा काम करेगा ही करेगा। तो वह बताया, हमारा सुप्रीम कोर्ट बताया कि अगर ऐसा करवाते हैं तो क्या है, वह क्या है, असंवैधानिक है, संविधान के अनुसार नहीं। अनुच्छेद 23 का क्या है, विरोध। अगर जेल में कैदी से भी काम करवाते हैं तो उनको भी पैसा देना पड़ेगा, कुछ ना कुछ उनको पैसा देना पड़ेगा। वो अलग बात है कि, वो अलग बात है, ध्यान से, वो अलग बात है। मान लीजिए जेल में कोई कैदी है, पैंट शर्ट सिल रहा है तो ले रहा है 20 रुपया, 30 रुपया मिल रहा है। अब ऐसा नहीं ना कि 750 रुपया लेगा पैंट शर्ट सिलाई का, पता चले पैंट शर्ट 750 सिलाई, अगर जेल उससे बढ़िया कहीं बाहर आकर सिलवाइए भैया। जेल में सिलवाने का मतलब का यहाँ से यहाँ पेटीकोट सिल देगा के बराबर, समझे नहीं कि पैंट है कि शर्ट है क्या है। तो इसमें क्या बताया गया कि कुछ ना कुछ उनको पैसा देकर ही काम कराया जाए, कुछ ना कुछ उनको पैसा देकर ही काम कराया जाए। बोलो हाँ के ना। जेल में फ्री में काम नहीं, कैदी से भी फ्री में काम नहीं करवा सकते हैं। प्याज लगवा रहे हैं, मर्चा लगवा रहे हैं तो भी उसको पैसा दे, 2 रुपए 4 रुपए 10 रुपए पैसा दीजिए, फ्री में काम नहीं करवा सकते हैं। इस केस में बताया गया कि दीना केस, दीना बनाम भारत संघ केस में बताया गया, दीना बनाम भारत संघ केस में बताया गया कि जेल में अगर कैदी से भी काम करवाते तो कुछ ना कुछ उनको परिश्रमिक दीजिए, कुछ ना कुछ उनको परिश्रमिक या कुछ ना कुछ उनको पैसा दीजिए, तभी काम बनेगा, अन्यथा काम नहीं बनेगा। यस सर बोलिए। अगला केस देखिए, नेक्स्ट केस है, ध्यान से सुनिए। नेक्स्ट केस है बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य। फटाफट यहीं पर खत्म करते हैं इन सबको। देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाते जाइएगा। बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य, क्लियर। नया के अगला केस क्या है, बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य। बच्चन सिंह, बच्चन जरा ध्यान से देखिएगा क्या है, बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य केस। इस केस में बताया गया, ध्यान से सुनिए, बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य केस में क्या बताया गया, ध्यान से सुनिए। इस केस में बताया गया कि यदि अपराध करने का सजा, अपराध करने का जो तरीका है बहुत भयानक है, खतरनाक है, जबरदस्त है, खतरनाक है, तो उस दशा में व्यक्ति को सीधे मृत्यु दंड दे दिया जाए, फांसी दिया जा सकता है। याद रखिएगा, यदि अपराध करने का सजा गजब है, जबरदस्त, एकदम भयानक है, तो उस दशा में व्यक्ति को सीधे मृत्यु दंड दीजिए, व्यक्ति को सीधे क्या दे दीजिए, मृत्यु दंड दे दीजिए। कहने का मतलब यदि अपराध करने का तरीका, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति, समझिए दो बात समझिए,
मान लीजिए एक कोई व्यक्ति किसी को मार रहा है, सीधे गोली मार दिया, मर गया, बात खत्म। गोली मार दिया, मर गया, बात खत्म। उस पर केस चलेगा, जो सजा सुनाना होगा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सुना देगा, ठीक है। दूसरा कंडीशन, जरा ध्यान से सुनिए, दूसरा कंडीशन देखिए अपराध करने का तरीका। एक व्यक्ति को गोली मारा, गोली मारने के बाद ओकर दोनों आंख निकाल रहा है, दोनों आंख निकालने के बाद आंख के सीली लोढ़ा पर रखकर पीस रहा है पूरा बढ़िया से। दूसरी बात है, समझिएगा, दूसरी बात है, ओकर गटई काट रहा है, गटई काटने के बाद खूब बढ़िया से कीमा बना रहा है, एकदम जबरदस्त कीमा बना रहा है। उसके बाद दिल निकाल रहा, दिल को 4-5 भागों में काट रहा है। तो देखिए ना भाई, मरने के बाद भी खतरनाक काम कर रहा है, खतरनाक तरीके से मार रहा है, मरने के बाद भी। यानी कि जो व्यक्ति मारा है ना, साला दरिंदा है, हरामी है। पहले तुरंत ओके सूली पर लटका साले के, तुरंत फांसी दे। बोलो हाँ की ना? अरे हाँ की ना भैया? तो इसमें बताया गया कि बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य में बताया गया कि यदि अपराध करने का जो तरीका है बड़ा भयानक है, बड़ा बेकार है, बड़ी खतरनाक है, तो तुरंत उसको क्या दीजिए? मृत्यु दंड दीजिए। तुरंत उसको क्या दीजिए? मृत्यु दंड। अपराध करने का तरीका आप लोग लिख लीजिएगा, अपराध करने का तरीका क्या हो? एकदम गड़बड़ हो, अमानक हो, खतरनाक हो, समझ रहे ना, बहुत अभद्र हो, तो उस दशा में सीधे क्या दे दीजिए? क्या दे दीजिए? मृत्यु दंड दीजिए, फांसी पर लटका दीजिए, आराम से, आराम से बोकिया, आराम से। क्लियर है ना? हो गया क्लियर, ठीक है। आगे देखिए, आगे देखिए, महेंद्र नाथ दास बनाम क्या असम राज्य। नेक्स्ट केस है, ध्यान से सुनिए, क्या है? महेंद्र नाथ दास बनाम असम राज्य केस। देखिए, ये बच्चन सिंह वाला समझ गए कि बड़ा हरामीगिरी करेगा, अगर किसी हरामीगिरी से अपराध किया तो उसको क्या मिलेगा? मृत्यु दंड की सजा दी जाएगी, मृत्यु दंड की सजा दी जाएगी, ठीक है। मान लीजिए सिंपल गोली मार दिया तो हो सकता है आजीवन कारावास हो, या हो सकता है सिंपल मारपीट में मर गया तो आजीवन कारावास हो, या कुछ और हो। लेकिन अगर अपराध करने का तरीका बड़ी भयानक है, ये तो मतलब खतरनाक तरीका, समझ रहे, जैसे बताए हैं, जीभ काट कर जीभ को 20 भागों में बांट दे, गटई उटई काट दे, गटई काटने के बाद कीमा बनाए, उसके बाद कपार को जलाए, सीना को चीर फाड़ के दिल निकाले, दिलवा को काटे पीटे, शरीरिया को टुकड़ा टुकड़ा काटे, कौआ गिद्दन के खिलाए, तो क्या होगा? टंगाएंगे, फांसी होगा। क्लियर? आगे देखिए, महेंद्र नाथ दास बनाम असम राज्य केस। इस केस में क्या बताया गया? इस केस में बताया गया कि विरल से विरल मामले में, विरल से विरल मामले में ही विरल से विरल, आप लोग लिखिएगा, विरल से विरल मामले में ही मृत्यु दंड दिया जा सकता है, मृत्यु दंड दिया जा सकता है। समझिए बात को। देखिए क्या है, विरल से विरल मतलब अब ऐसे समझिए कि कठिन से कठिन मामले में ही, विरल से विरल मामले में ही मृत्यु दंड दिया जा सकता है। अदरवाइज उसको आजीवन कारावास दे दिए, कुछ साल का सजा सुना दीजिए, कुछ महीने का सजा, कुछ सालों का सजा, कुछ जुर्माना लगा दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, लेकिन बहुत विशेष स्थिति में, बहुत खतरनाक अपराध हो, विशेष स्थिति में, मतलब विशेष विरल से विरल माध्यम, विरल से विरल मामले में ही मृत्यु दंड दिया जा सकता है, विरल से विरल मामले में ही मृत्यु दंड दिया जा सकता है। ऐसे नहीं कि बेचारा पर्स करके चोरी कर गया है कोनो का पर्स और तुरंत लटका दीजिए फांसी पर, पता चले पर्स में 500 रुपया चुराया है और पता चले पूरा जिंदगी उसका फांसी पर लटक गया। बोलो हाँ की ना? तो इस केस में क्या बताया गया? महेंद्र नाथ केस में बताया गया विरल से विरल मामले में ही आप मृत्यु दंड देंगे, मतलब बहुत वैसा मैटर हो, समझिए जैसे निर्भया केस देख रहे थे ना, वैसा मैटर हो, खतरनाक मैटर हो, तो आप मृत्यु दंड दे सकते हैं, नो डाउट। आराम से मृत्यु दंड दीजिए, लटकाइए आराम से, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर? अगर सिंपल मैटर हो तो उसमें आप मृत्यु दंड नहीं देंगे। पता चले बेचारा कोनो घर लूटा और उसके बाद सीधे आप उसको क्या करें, सूली पर लटका दीजिए, फांसी लटका दीजिए, गड़बड़ है भाई, क्या है गड़बड़, ठीक है ना? आगे देखिए, नेक्स्ट केस, शेर सिंह बनाम पंजाब राज्य केस। आप लोग लिखते रहिएगा भाई, मेरे पास उतना समय नहीं कि मैं पूरा लिखकर आपको बताऊं, फिलहाल आपको याद तो करा दे रहा हूं ना। शेर सिंह बनाम पंजाब राज्य केस, देखिए जरा, बढ़िया सा केस है। शेर सिंह, ध्यान से सुनिएगा, ये शेर और भैया पंजाब में रहते हैं, पता है ना, शेर पंजाब। चलिए आगे देखते हैं, मिटा देते हैं इसको। ठीक है, समझ आ रहा होगा? शेर सिंह केस में क्या बताया गया, देखिए लिख देते हैं, शेर सिंह केस। इस केस में क्या बताया गया, ध्यान से सुनिए, इंपॉर्टेंट केस है, शेर सिंह वाला केस इंपॉर्टेंट है। देखिए शेर सिंह केस में बताया गया कि अगर मृत्यु दंड में, ध्यान से सुनिए, जरा ध्यान से सुनिए, शेर सिंह केस में बताया गया कि मृत्यु दंड को, सुनिए सर, शेर सिंह केस में बताया गया कि मृत्यु दंड को आजीवन कारावास में बदला जा सकता है, आजीवन कारावास में
बदला जा सकता है? समझिए जरा बात को, आजीवन कारावास में बदला जा सकता है। किस केस में बताया गया? शेर सिंह केस में बताया गया कि मृत्यु दंड को आजीवन कारावास में बदला जा सकता है। किस केस में? शेर सिंह बनाम पंजाब राज्य केस में बताया गया कि मृत्यु दंड को आजीवन कारावास में बदला जा सकता है। देखिए समझिए, मृत्यु दंड दिया गया है, इसको आजीवन कारावास में बदला जा सकता है, आजीवन कारावास में बदला जा सकता है। इसका मतलब समझिए, जैसे मान लीजिए कि आज किसी को फांसी की सजा सुनाई गई, मतलब मृत्यु दंड दिया गया, तो इसका मतलब यह नहीं है कि अजुए उसको फांसी हो जाएगा। समझिए, अगर आज किसी व्यक्ति को फांसी की सजा सुनाई गई तो इसका मतलब नहीं कि अजुए उसको फांसी हो जाएगा। फांसी होने में पता चले 13 साल लग जाए, 18 साल लग जाए, 20 साल लग जाए, 25 साल लग जाए। समझिए बात को। तो इस दशा में क्या बताया जाता है? जैसे मान लीजिए शेर सिंह केस में बताया गया कि मृत्यु दंड को, सुनिए सर, मृत्यु दंड को आजीवन कारावास में बदला जा सकता है। इस मैटर को मैं समझाता हूं, देखिए समझिए। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को मान लेते हैं, व्यक्ति है 30 साल का। व्यक्ति कितने साल का है? 30 साल का। कोई अपराध किया, 30 साल का कोई व्यक्ति है, कोई अपराध किया, समझिए बात को, और उसको सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने मृत्यु दंड की सजा सुनाई या उसको फांसी की सजा सुनाई। किसकी सजा सुनाई? फांसी की सजा। क्लियर? अब फांसी की सजा सुनाई, मान लो 30 साल का व्यक्ति पर अपराध किया, फांसी की सजा सुनाई, तो फांसी की सजा आते आते इनको फांसी देने पता चला कि 35 साल हो गया या 40 साल हो गया, अभी इनको फांसिया नहीं हुआ। 40 साल का समय बीत गया, अभी फांसिया नहीं हुआ, तो है चच्चा तो बुढ़ा गए एकदम, बुढ़ा गए चच्चा, अब इनको फांसी पर लटकाएंगे। अरे 30 साल पर जुर्म किए थे, सजा मिली थी, और 40 साल में अभी इनको फांसिया नहीं हुआ, तो क्या इनको अब लटकाएंगे भैया? सूली पर लटकाएंगे? आप बताइए ना, चाचा के लटकाएंगे, गटैया पता चलेगा झूल जाएगा ऊपर, है ना? चाचा तो बुढ़ा गए, अरे 30 यहाँ पर, 40 यहाँ पर, 70 हो सके अगर पहले ही टपक जाए, उसके पहले ही टपक जाए। तो इस दशा में सुप्रीम कोर्ट ने बताया, अगर मृत्यु दंड मतलब फांसी की सजा, सिंपल समझिए, मृत्यु दंड देने में विलंब हो रहा है, बहुत ज्यादा देरी हो रही है, तो उनकी सजा को ना आजीवन कारावास कर दिए कि जिंदगी भर ही जेलिया में सड़िए। अब मतलब 30 साल पर जुर्म किया और पता चले 40 साल में फांसी नहीं हो पाया, तो चाचा तो एकदम बुढ़ा गए, लाठी ले लिए, नीचे ताके लगेंगे। अब इनको ले जाकर फांसी की सजा देंगे, मृत्यु दंड देंगे, तो क्या मतलब रहेगा? पता चले गटाई लगाएंगे, गटैया उखड़ गया और दहिया चल गया नीचे, हो गया फांसी। तो इस दशा में बताया गया कि चाचा जो है ना, इनको सजा मत दीजिए, बूढ़ो चाचा को सजा मत दीजिए, इनको आजीवन कारावास में बदल दिए। मतलब मृत्यु दंड को किसमें बदल दिया? आजीवन कारावास में। किसमें? आजीवन कारावास में। मतलब मृत्यु दंड में अगर बहुत समय लग रहा है तो उसको आजीवन कारावास में बदला जा सकता है। सिंपल सी बात है, ज्यादा कुछ नहीं। क्लियर है ना? इसी केस में बताया गया, दो बात और याद रखिए, इसी केस में बताया गया, ध्यान से सुनिए, इसी केस में मिटा कर लिख दूं बढ़िया से, साफ सुथरा, ठीक है। शेर सिंह केस में बताया गया, ध्यान से सुनिए जरा, देखिए शेर सिंह केस में ही बताया गया, अनुच्छेद 72 और अनुच्छेद 161 याद रखिएगा। अनुच्छेद 72 क्या है? अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति, और अनुच्छेद 161 है राज्यपाल की क्षमादान शक्ति, राज्यपाल की क्षमादान शक्ति। इस केस में बताया गया, ध्यान से सुनिएगा, इस केस में बताया गया, दिमाग लगाकर सुनते रहिएगा, इस केस में बताया गया कि राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति और राज्यपाल की क्षमादान शक्ति, अगर इसके तहत कोई सजा को क्षमा किया जाता है, ध्यान से सुनिए, इसके तहत किसी सजा को क्षमा किया जाता है, इसके तहत किसी के सजा को क्षमा किया जाता है या किसी को क्षमादान दिया जाता है, मतलब राष्ट्रपति अनुच्छेद 72 का प्रयोग करके किसी को सजा का कम कर दे या उसको सजा ही समाप्त कर दे, अनुच्छेद 161 का प्रयोग करके राज्यपाल किसी की सजा को कम कर दे या उसका सजा ही समाप्त कर दे, तो आगे 3 महीने में उसकी कार्यवाही पूरी हो जानी चाहिए। मतलब मान लीजिए राष्ट्रपति किसी को क्षमादान दे दिया, 3 महीने बाद उसको 3 महीने के अंदर यह प्रक्रिया पूरी हो जानी चाहिए, 3 महीने के अंदर प्रक्रिया पूरी हो जानी चाहिए, 3 महीने के अंदर प्रक्रिया पूरी हो जानी चाहिए। ऐसा नहीं कि मान लीजिए आज क्षमादान दे दिया कि चलो भैया तुमको फांसी की सजा, तुमको क्षमादान दे रहे हैं और आप छोड़िए 40 साल बाद, तो क्या मतलब वो क्षमादान के? यह बताया कि अगर कोई इसमें राष्ट्रपति या राज्यपाल किसी को क्षमादान देता है, राष्ट्रपति या राज्यपाल किसी को क्षमादान देता है, तो 3 महीने के अंदर उस पर कार्रवाई हो जाएगी और उसको निकाल दिया जाएगा। 3 महीने के अंदर उस पर कार्रवाई हो जाएगी और उसको निकाल दिया जाएगा, उसको क्षमादान दे दिया जाएगा 3 महीने के अंदर। ऐसा नहीं कि राज्यपाल आज का और दे दो 40 साल बाद, तो क्या मतलब? वो क्षमादान का कोई मतलब नहीं। हमारे ख्याल से शेर सिंह केस तो पूरा का पूरा आपको समझ आ गया होगा।
शेर सिंह केस पूरा का पूरा आपको समझ आ गया होगा, क्लियर। चले बहुत बढ़िया, आगे देखिए नेक्स्ट केस है। नेक्स्ट देखिए मुरली देवरा केस, एकदम याद होगा आपको, क्लास में मैंने कराया है मुरली देवरा केस, ध्यान से देखते रहिएगा। नेक्स्ट केस का नाम क्या है? मुरली देवरा केस। बाबू सुनिए, नेक्स्ट केस क्या है? मुरली देवरा केस। मुरली, अच्छा बाबू मुरली किसे कहते हैं? कृष्ण भगवान को। मुरली किसे कहते हैं? मुरली किसे कहते हैं? अरे बोलो रे, किसे? कृष्ण भगवान को। किसको कहते हैं? कृष्ण भगवान को, ठीक है ना, कृष्ण भगवान को। देखिए कृष्ण भगवान ना, कृष्ण भगवान को क्या कहते हैं? मुरली कहते हैं। एकदम कृष्ण भगवान ऐसे एक मुरली लिए रहते, जैसे हमने मारकर पकड़ा नहीं से मुरली, और हम बराबर सिगरेट पीते रहते हैं आराम से। अरे हाँ कहीं ना, है ना? अरे भैया कृष्ण भगवान नहीं पीते हैं। अगर इंसान को इसे पकड़ा दिया जाए, मुरली 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 मतलब सिगरेट ऐसे पीते रहते हैं, बोलो हाँ कि ना? बिल्कुल ना। मुरली मतलब मुरली है, कृष्ण भगवान की मुरली नहीं, कृष्ण भगवान का सिगरेट याद रखिएगा, सिगरेट याद रखिएगा। इसमें बताया गया मुरली देवरा केस में क्या बताएगा? मुरली का मतलब क्या होता है भाई? मुरली का मतलब होता है सिगरेट। क्या होता है रे? सिगरेट होता है। इस केस में बताया गया, मुरली देवरा केस में सुप्रीम कोर्ट ने बताया, मुरली देवरा केस में सुप्रीम कोर्ट ने बताया, ध्यान से सुनिए, मुरली देवरा केस में सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि सार्वजनिक स्थल या किसी सरकारी दफ्तर या किसी सरकारी दफ्तर या किसी सरकारी सार्वजनिक स्थल या कोई भी सार्वजनिक स्थल है, यहाँ पर सिगरेट नहीं पी सकते हैं, सिगरेट नहीं पी सकते, धूम्रपान नहीं कर सकते हैं, धूम्रपान नहीं कर सकते, धूम्रपान को रोका है, धूम्रपान को क्या किया है? रोका है। कहने का मतलब मुरली का मतलब आप जब भी मुरली देखेगा तो तुरंत सिगरेट याद रखिए। कृष्ण जी ऐसे तो सिगरेट लेकर चलते थे जिसको मुरली कहते थे। मतलब क्या? मुरली देवरा केस में सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि सार्वजनिक स्थल हो, चाहे कोई सरकारी दफ्तर हो, चाहे कोई सरकारी कार्यालय हो, चाहे कोई सार्वजनिक किसी भी प्रकार का सार्वजनिक स्थल हो, जैसे मान लीजिए कोई कोचिंग हो, कोई स्कूल हो, कोई भाषण वाला कोई ग्रुप हो, कोई सभा लगी हो, वहां पर सार्वजनिक स्थल जहां पर लोग इकट्ठा हो, वहां पर धूम्रपान नहीं कर सकते। वहां पर धूम्रपान को क्या किया गया है? रोका गया है, धूम्रपान रोक दिया गया, धूम्रपान नहीं कर सकते, बोलो हाँ कि ना? वहां पर क्या कर दिया गया? धूम्रपान नहीं कर सकते। क्लियर? चलो बहुत बढ़िया, हमारे ख्याल से यह आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना? इसको पीडोफिलोडेल्फिया छोड़ते हैं, अभी इसको बताते हैं जयंतीलाल केस। ध्यान से सुनिए, इसमें बड़ा मजा आएगा, इसको मैं अभी बताता हूँ। जयंतीलाल केस बनाम आरबीआई, ध्यान से सुनिए, देखिए जरा ध्यान से देखिए। जयंतीलाल मिस्त्री बनाम आरबीआई, बड़ा आसान सा केस है, फटाफट इसको हम शुरू खत्म करते हैं, ठीक है? इसके बाद 3-4 केस जो महत्वपूर्ण केस है वो बचे हैं, कंप्लीट आपको देखना पड़ेगा। केशवानंद भारती, गोलकनाथ, सज्जन सिंह, शंकरी प्रसाद, या केस बचे हुए, इसको मैं कराऊंगा, अभी ध्यान से सुनिए, ठीक है? नेक्स्ट केस देखिए, नेक्स्ट केस क्या है? जयंतीलाल मिस्त्री बनाम आरबीआई, ध्यान से सुनिए, जयंतीलाल मिस्त्री बनाम आरबीआई। आपको पता है एक है सूचना का अधिकार, क्या है? सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार लागू हुआ था 2005 में। क्या है? सूचना का जो अधिकार है, सूचना का अधिकार लागू हुआ था सन 2005 में। कब लागू हुआ? 2005 में। तो सूचना के अधिकार को, ध्यान से सुनिए, सूचना का अधिकार, इस सूचना के अधिकार के तहत हम किसी भी प्रकार की सूचना सरकार से मांग सकते हैं, किसी भी प्रकार की सूचना सरकार से मांग सकते हैं। अब किसी प्रकार की सूचना मतलब सरकार से नहीं कहेंगे सरकार जरा बताइए हमारे गर्लफ्रेंड खाना खाइए कि ना खाइए, हो दोस्तों कहाँ है? ऐसी सूचना नहीं भाई, ऐसी सूचना जो गवर्नमेंटेड सूचना हो, किसी कार्यालय की सूचना हो, किसी बैंक की सूचना हो, मतलब उसका डेटा हम मांग सकते हैं कि क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, समझ रहे हैं? उसे हम बोलते हैं सूचना का अधिकार। क्या बोलते हैं? सूचना का अधिकार। जैसे मान लीजिए कोई फर्जी नौकरी किया हो, कोई फर्जी नौकरी का, तो सूचना के अधिकार से हम उसका डॉक्यूमेंट्स मंगा सकते हैं कि उसके डॉक्यूमेंट्स में देख ले क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, तो इसे बोलते हैं क्या? सूचना का अधिकार। हम सूचना का अधिकार के तहत गवर्नमेंट से हम कार्यों का ब्यौरा मांग सकते हैं, कार्यों का ब्यौरा मांग सकते हैं कि क्या क्या कार्य हुआ, क्या क्या नहीं हुआ। कोई आम व्यक्ति भी मांग सकता है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए जयंतीलाल मिस्त्री केस में सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि आरबीआई से भी भैया भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई से भी सूचना मांगा जा सकता है, सूचना मांगा जा सकता है। ध्यान से सुनिए, देखिए जयंतीलाल मिस्त्री बनाम आरबीआई केस में सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि आरबीआई से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मतलब भारत के बैंकों के पिता से भी सूचना मांगा जा सकता है। मतलब याद रखिएगा, जयंतीलाल मिस्त्री केस में सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई
सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई को सूचना के दायरे के अंदर रख दिया, सूचना का अधिकार के अंदर रख दिया। किसको? आरबीआई को। बड़ा इंपॉर्टेंट है। जयंतीलाल मिस्त्री केस में बताया कि आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से भी आप सूचना मांग सकते हैं कि कितना पैसा छाप रहे, कितना पैसा नहीं छाप रहे हो। क्लियर? किस केस में बताया? जयंतीलाल मिस्त्री केस में बताया कि आरबीआई को भी, आरबीआई जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भी सूचना के अधिकार के अंदर रख दिया गया। फिर आगे चलकर इसको समाप्त कर दिया भाई, आगे चलकर फिर इसको क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। लेकिन पूछा जाए किस केस में आरबीआई को सूचना के अधिकार के अंदर रखा गया, तो क्या बताएंगे? जयंतीलाल मिस्त्री बनाम आरबीआई केस। चलिए बहुत बढ़िया, क्लियर हो गया, ठीक है ना। आगे देखिए, चंपक दोराई राजन केस बनाम 1951, इसको मिटाकर बताते हैं, ध्यान से सुनिए, ध्यान से देखिए, इंपॉर्टेंट केस है। छोड़, कुछ और बचे हैं, हल्का फुल्का बचे हैं, इसको कंप्लीट कर ले, ठीक है। चलिए शाबाश। चलिए नेक्स्ट केस देखिएगा। नेक्स्ट केस है चंपक दोराई राजन, चंपक दोराई राजन केस। ध्यान से सुनिए, यहाँ पर लिखा है, यहीं पर बता देते हैं, थोड़ा सा है, आज ही क्लास में मैंने डिस्कस किया है। क्या है? चंपक दोराई राजन केस 1951। कब? 1951। देखिए एक बात समझिएगा, 1951, यहाँ पर समझिए 1951। पहली बार 1951 में संविधान संशोधन हुआ, यस की नो? बोलिए, पहली बार 1951 में संविधान संशोधन हुआ। क्लियर ना? ठीक है। 1951 में पहली बार संशोधन हुआ और इसमें 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। 1951 में पहली बार संविधान संशोधन हुआ। 1951 में जब पहली बार संविधान संशोधन हुआ तो 1951 में एक केस चल रहा था। उस केस का नाम क्या था? चंपक दोराई केस, चंपक दोराई राजन केस। चंपक दोराई केस है, चंपक दोराई राजन केस चल रहा था, ठीक है। तो पेपर में, यूपीएसआई के पेपर में आया है कि जब पहली बार संविधान संशोधन हुआ तो उस दौरान कौन सा केस चल रहा था? चंपक केस चल रहा था, चंपक दोराई राजन केस चल रहा था, चंपक दोराई राजन केस चल रहा था। इस केस में क्या बताया गया? इस केस में बताया गया कि जो डीपीएसपी है, डीपीएसपी यानी कि नीति निर्देशक तत्व, यह मूल अधिकार के अधीनस्थ है। मूल अधिकार के क्या है? अधीनस्थ। ज्यादा नहीं बोलेंगे प्रभु, आपको कंप्लीट है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट नहीं है सब, ठीक है ना। चंपक दोराई राजन केस में बताया गया कि जो डीपीएसपी है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यह मूल अधिकार के क्या है? अधीनस्थ है। मूल अधिकार के क्या है? अधीनस्थ। मतलब जो डीपीएसपी है यह मूल अधिकार के क्या है? अधीनस्थ है। मूल अधिकार के क्या है? अधीनस्थ है। सिंपल समझिए, बस बात खत्म। मूल अधिकार के क्या है? अधीनस्थ। मतलब इस केस में डीपीएसपी को, डीपी अधीनस्थ का मतलब छोटा, अधीनस्थ का मतलब छोटा या नीचे, अधीनस्थ का मतलब छोटा या नीचे, मतलब मूल अधिकार को ऊपर बताया और डीपीएसपी को क्या बताया? इससे नीचे है। मूल अधिकार के अधीनस्थ, अधीनस्थ सेवा चयन मतलब निचली सेवा चयन अधीनस्थ है। मूल अधिकार से अधीनस्थ है कौन? डीपीएसपी। कौन है? डीपीएसपी। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। आज क्लास में डिस्कस किए थे लगभग 20 मिनट। आगे देखिए क्या है, क्या केहर सिंह बनाम भारत संघ केस। आराम से एकदम, कोई दिक्कत नहीं है। केहर सिंह बनाम भारत संघ केस, केहर सिंह बनाम भारत संघ केस, केहर सिंह बनाम भारत संघ केस। देखिए जरा, केहर को रिलेट करिए कहर से, केहर को रिलेट करिए कहर से, ठीक है ना, कहर से। ध्यान से सुनिए, केहर को रिलेट करिए कहर से। और अगर किसी पर कहर कब बरसेगा? जब सुप्रीम कोर्ट उसको सजा सुना दे। सुप्रीम कोर्ट उसको क्या कर दे? सजा सुना दे। कहर कब बरसेगा? कहर मतलब सुप्रीम कोर्ट उसको खूब भयानक सजा सुना दे तो उस व्यक्ति पर कहर बरसेगा। क्या बरसेगा? कहर। इस केहर सिंह मतलब केहर सिंह केस में क्या बताया? क्या बताया कि अगर केहर सिंह केस में, ध्यान से सुनिए, केहर सिंह केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बताया? ध्यान से सुनिए, केहर सिंह केस में सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि अगर भले ही न्यायालय, ध्यान से सुनिए, भले ही सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, चाहे कोनो कोर्ट, फलनवा कोर्ट, कोनो कोर्ट अगर कोई फैसला सुना दे और राष्ट्रपति चाहे तो उस फैसले को अनुच्छेद 32 के तहत प्रयोग करके क्षमा कर सकता है, यानी कि क्षमा दान दे सकता है। सॉरी, अनुच्छेद 72 के तहत क्या दे सकता है? क्षमा दान दे सकता है। कहने का मतलब, मान लीजिए केहर सिंह केस में बताया गया, केहर सिंह, केहर का मतलब कहर, मतलब कोई सजा हो जाए तो इस सजा को माफ करने का काम कौन करेगा? राष्ट्रपति कर सकता है। और राष्ट्रपति कब करेगा? अनुच्छेद 72 का प्रयोग करके, अनुच्छेद 72 का प्रयोग करके। इस केहर सिंह केस में बताया गया कि अगर किसी व्यक्ति को कोई सजा होती है, ध्यान से सुनिएगा,
अगर किसी व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या जिला कोर्ट या कोनो कोर्ट, फलानुमा कोर्ट, कोनो कोर्ट अगर कोई फैसला सुना दिया है, कोई फैसला सुना दिया है, तो उस फैसले पर क्षमा देने की शक्ति, क्षमा देने की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। अनुच्छेद 72 की तरह, अनुच्छेद 72 की तरह वह कहर को, कहर मतलब सजा को, कहर मतलब सजा को समाप्त कर सकता है। अनुच्छेद 72 के तहत जो उसका कहर है, मतलब जो उसका सजा, उस सजा को क्या कर सकता है? समाप्त कर सकता है। उसको कोई रोके टोकेगा नहीं, ना ही वह किसी से पूछने जाएगा। अपने स्वतंत्र माइंड से, अपने स्वतंत्र सोच से वह क्या कर सकता है? समाप्त कर सकता है। वह उसके विवेक के ऊपर निर्भर करता है, राष्ट्रपति के दिमाग के ऊपर निर्भर करता है। क्लियर है ना? केहर सिंह क्लियर हो गया? जल्दी फटाफट क्लियर करते हैं भाई, ठीक है ना? केहर सिंह क्लियर। देखिए देखिए, हुस्न आरा केस, हुसैन एक अलग है, हुसैन आरा अलग है, यहाँ पर हुस्न आरा है। ध्यान से सुनिए, हुस्न आरा खातून बनाम बिहार राज्य। ध्यान से सुनिए, केस का नाम क्या है? हुस्न आरा खातून बनाम बिहार राज्य केस। हुस्न आरा खातून बनाम बिहार राज्य केस। इस केस में बताया गया कि निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार है। निःशुल्क विधिक सहायता, निःशुल्क विधिक मतलब कानूनी सहायता, निःशुल्क विधिक मतलब कानूनी सहायता प्राप्त करने का अधिकार है। प्राप्त करने का क्या है? प्राप्त करने का क्या है भाई? अधिकार है। अच्छा, इसका मतलब समझते हैं? निःशुल्क विधिक सहायता, जैसे मान लीजिए मान लीजिए हमारे ही घर पे या किसी के घर पर चोरी डकैती हो जाए, तो क्या हम पुलिस को फोन करते हैं कि पुलिस वाले भैया आ जाइएगा जरा, और आइएगा तो हम आपको 500-700 रुपया देंगे तभी आइएगा, मतलब तब आएंगे पुलिस वाले? ऐसा कुछ है क्या? नहीं। हम एक बार फोन लगाते हैं, सीधे फ्री में आ जाते हैं। निःशुल्क विधिक कानूनी, जो भी कानूनी सहायता वह हमें निःशुल्क मिलता है। ऐसा ही कहीं झगड़ा झुट्टी होगा तो पुलिस वाले को फोन करते हैं कि पुलिस वाले सर आ जाइएगा, तो पुलिस वाले कहते हैं क्या कि पहले बता कितना पैसा दोगे? कुछ नहीं, पैसा वैसा कुछ नहीं, निःशुल्क विधिक सहायता है। जितनी भी कानूनी सहायता, निःशुल्क विधिक सहायता, एक फोन पर तुरंत आ जाएंगे। निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने का क्या है? अधिकार है। हुस्न आरा केस में बताया गया, हुस्न आरा खातून केस में बताया गया कि निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार है। उसे अनुच्छेद 21 में रखा गया। कहाँ रखा गया? अनुच्छेद 21 में रखा गया। ध्यान से सुनिए, कहाँ रखा गया? अनुच्छेद 21 में रखा गया। अनुच्छेद 21 में रखा गया। बस खत्म। देखिए भाई, मिट्ठू बनाम पंजाब राज्य केस, जल्दी खत्म करते हैं। मिट्ठू बनाम पंजाब राज्य केस, इस केस में क्या बताया गया? ध्यान से सुनिए, मिट्ठू बनाम पंजाब राज्य केस में बताया गया, इसमें धारा 303 को असंवैधानिक किया गया। आपसे मैं प्रश्न पूछूंगा, ध्यान से सुनिए। मिट्ठू बनाम पंजाब राज्य केस, मिट्ठू बनाम, बस मिट्ठू केस याद रखिएगा, ठीक है ना? दिमाग का मिट्ठू केस है रे भाई, दिमाग कहाँ जा रहा है तुम्हारा मिट्ठू का? ठीक है, मिट्ठू एक केस का नाम है। मिट्ठू बनाम पंजाब, दिमाग अब आपका कहाँ चला गया? मिट्ठू नाम सुनते दिमाग वहां पर चला गया। मिट्ठू बनाम पंजाब राज्य केस 1983 में आया। इसमें धारा 303 को असंवैधानिक बताया। इसमें धारा 303 को क्या बताया? असंवैधानिक बताया। मैं आपसे बस एक सिंपल सा प्रश्न पूछ रहा हूँ कि धारा 303 में क्या लिखा है, आप बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा, कमेंट करके इतना काम आप करिएगा, ठीक है? मिट्ठू बनाम पंजाब राज्य केस में जो धारा 303 है, धारा 303 है, इसको असंवैधानिक बताया, मतलब ये खराब है, इसको समाप्त किया गया, इसको खत्म किया गया, इसको समाप्त किया गया। मिट्ठू बनाम पंजाब राज्य केस में धारा 303 को समाप्त किया गया। क्लियर है? आगे देखिए, नीलावती बनाम, इसको पहले इसको कर लेते हैं, ध्यान से सुनिए। नेक्स्ट केस है, बस केस खत्म, हमारा काम खत्म। 4-5 केस और बचे हैं, ठीक है? 4-5 केस और बचे हैं, उसको भी कंप्लीट कर देते हैं, आप देखते रहिए, ठीक है? चलिए, 2 केस और है, धीरे धीरे खत्म करते हैं इसको, ठीक है? देखिए, बहुत मेहनत लगा है दोस्तों, शेयर जरूर करिएगा, कम से कम 1000 तक पहुंचाइए इसको। जो भी अपना चैनल है धीरे धीरे शेयर करते रहिए, कुछ आगे बढ़ता रहे। देखिए क्या है, समझिए क्या है। फिलोडेल्फिया केस, बड़ा शानदार सा केस है, ध्यान से सुनिएगा, मजा आ जाएगा इस केस में। फिलोडेल्फिया केस, देखिए केस का नाम क्या है? फिलोडेल्फिया केस। ब्रिटेन के 2 व्यक्ति थे, ब्रिटेन के क्या थे? 2 व्यक्ति थे, समझिए बात को। ब्रिटेन के क्या थे? 2 व्यक्ति थे, समझिए, यह ब्रिटेन के 2 क्या थे? व्यक्ति थे। ब्रिटेन के 2 क्या थे? व्यक्ति, ठीक है? ब्रिटेन के 2 व्यक्तियों को ध्यान से सुनिए, ब्रिटेन के 2 व्यक्ति थे, पुरुष महिला या पुरुष जो भी हो, ब्रिटेन के 2 व्यक्ति थे। इन 2 व्यक्तियों को 2-3 भारतीय लड़के देख कर एकदम हंस दिया, अरे साला कहाँ से चोर आ गया, अरे एकदम सफेद लाल मुंह लेके लाल, क्योंकि भारत वाले तो सांवले होते हैं, हम लोगों की तरह होते हैं। ब्रिटेन के 2 व्यक्ति को भारत वाले देख कहीं साला देखो कहाँ से चोर आ गया, कैसे लाल तो लाल रंग में से घुस के आया क्या रे? तो ही ब्रिटेन वाले ना भाई,
ब्रिटेन वाले है जो छोटे छोटे बच्चों इसका गरियान मतलब मजा ले रहे थे, छोटे छोटे बच्चों ब्रिटेन वाले इसकी एकदम माँ बहन को गाली आने लगे। समझिए बात को, माँ बहन को गाली देने लगे। ब्रिटेन वाले लगे इनको, तो ब्रिटेन वाले भसवा समझ रहे थे, माँ बहन को गाली आने लगे। ये जो भारत वाले हैं इनके माँ बहन को गाली आने लगे। किसको? ब्रिटेन वाले जो दो व्यक्ति हैं जो लड़के में इनको देख देख कर हंस रहे थे, इनकी माँ बहन को गाली आने लगे। उसके बाद यहाँ पर जो व्यक्ति थे वो सीधे इनको पकड़ कर लेकर चले गए जेल, और यहाँ पर केस हुआ। पहले यहाँ मैटर गया बम्बई हाई कोर्ट में। बम्बई मतलब मुंबई हाई कोर्ट में। मुंबई हाई कोर्ट ने कहा कि यार लड़के हंस रहे थे तो इन्होंने गरिया दिया, बाइज्जत बरी कर दो, कोई मतलब नहीं, बाइज्जत बरी कर दो, कोई मतलब नहीं। लेकिन फिर इस मैटर को लेकर गया सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने बताया, ध्यान से सुनिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि चलिए ठीक है, बोली ढोली ठीक है, उल्टा सीधा बोलना ठीक है, लेकिन माँ बहन की गाली याद रखिएगा। माँ बहन की जो गाली है, माँ बहन की जो गाली है, अगर इसको देते हैं यह एक संज्ञेय अपराध होगा, संज्ञेय अपराध होगा। और इसमें अगर अपराध होता तो जमानत भी नहीं मिलेगी, जमानत भी नहीं मिलेगी। इसमें बताएंगे कि माँ बहन को गाली मतलब सेक्सुअल जो गाली है, सेक्सुअल गाली का अगर कोई प्रयोग करता है, सेक्सुअल, याद रखिएगा सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि सेक्सुअल गाली का अगर कोई प्रयोग करता है तो उसके लिए एक अपराध माना जाएगा, वह अपराध होगा, वो भी संज्ञेय अपराध होगा। मतलब इसमें अगर गिरफ्तारी हो गई तो जमानत भी नहीं होगी, जमानत भी नहीं होगी। ध्यान से सुनिए, बम्बई हाई कोर्ट ने कहा ठीक है यार, जा यार, गाली गाली हो गया, बात खत्म हो गया। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में ही मैटर गया तो इसमें बोला कि जो माँ बहन की जो गाली है, जो सेक्सुअल गाली है, सेक्सुअल गाली मतलब आप समझ रहे होंगे, अरे खिकोर खिकोर के चिल्ला चिल्ला के गटाई फाड़ फाड़ के तो देते हो ना, वही गालियां, ठीक है ना। तो उस गाली को, जो सेक्सुअल गाली है, उसको संज्ञेय अपराध बोला गया। माँ बहन को अगर सेक्सुअल कोई गाली देता है तो संज्ञेय अपराध है, और उसमें जमानत भी नहीं होगी, याद रखिएगा, जमानत भी नहीं होगी। फिलाडेल्फिया केस ब्रिटेन वाले व्यक्ति समझ गए, और ब्रिटेन वाले व्यक्ति के रिलेटेड हमें सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया कि क्या करना है क्या नहीं करना है। क्लियर? अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट है नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी बनाम भारत संघ केस। बड़ा इंपॉर्टेंट केस है, बस छोटा सा याद रखेगा। नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, इसे बोलते हैं नालसा, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, नालसा केस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नालसा केस बोलते हैं। नालसा केस में याद रखेगा सुप्रीम कोर्ट ने थर्ड जेंडर को, याद रखेगा, थर्ड याद रखिएगा, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडर को तृतीय लिंग की मान्यता दे दी। क्या दे दी? तृतीय लिंग की मान्यता दी। याद रखिएगा इस केस को, बड़ा इंपॉर्टेंट केस है। केस का नाम क्या है? नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी बनाम भारत संघ केस। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि जो भी किन्नर हैं, जो भी ट्रांसजेंडर हैं, जो भी ट्रांसजेंडर भाई बहन हैं, जो भी क्या है मतलब या ना तो पुरुष है ना तो महिला है, भगवान जाने उनको क्यों कौन सा लिंग है, उनका कौन सा मतलब उनका जेंडर है, तो उनको बताया, हमारे सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि उनको अब गलत भावना से नहीं देखेंगे, गलत भावना से नहीं देखेंगे, उनको एक सही भावना से देखेंगे, और उनको बना दिया तृतीय लिंग। जैसे पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, तृतीय लिंग हो गया। यानी कि इनका नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी यानी कि नालसा केस में सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि जो भी ट्रांसजेंडर है उनको तृतीय लिंग की मान्यता दी जाएगी। किस प्रकार के लिंग की मान्यता दी जाएगी? तृतीय लिंग की, यानी कि थर्ड जेंडर की मान्यता दी जाएगी, थर्ड जेंडर की मान्यता दी जाएगी। तो आई थिंक नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी मतलब नालसा केस भी क्लियर, और फिलाडेल्फिया केस भी आपका क्लियर है। अगर है तो यस सर बोलिए, आगे बढ़े। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया, शाबाश, आगे देखिए। चलिए आइए समझते हैं। ये छोटा सा केस है भाई, छोटा सा केस है, इन केस को कंप्लीट कर ले। पहले यहाँ पर केस देखिए। केस क्या है? गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, सज्जन सिंह केस, शंकरी प्रसाद केस और चंपक दोराई केस। याद रखिएगा इतने केस है यहाँ पर। कौन कौन सा केस याद रखिएगा? पहला केस है गोलकनाथ केस, ठीक है। दूसरा केस है क्या? सज्जन सिंह केस। तीसरा केस का नाम बताइए। तीसरा केस का नाम है, ध्यान से सुनिए, तीसरा केस का नाम क्या है? तीसरा केस का नाम है शंकरी प्रसाद। चौथा केस का नाम है चंपक दोराई। इन केस में बताया गया, ध्यान से सुनिए, इन केस में बताया गया, ध्यान से एक एक पॉइंट पर देखते रहिएगा, एक पॉइंट पर वीडियो कहीं मिस्टेक, एक मिनट रुकिए, ठीक है। देखिए देखिए जरा, देखिए इन केस में बताया गया, ध्यान से सुनिए। गोलकनाथ को हटा देते हैं, बाकी इतना केस, सज्जन सिंह केस, शंकरी प्रसाद केस, और कौन सा केस? और कौन सा केस? चंपक दोराई केस। चंपक दोराई केस अभी आपने एक और पढ़ा था। इतने केस में बताया गया कि मूल अधिकार में संशोधन किया जा सकता है। सुनिएगा,
मूल अधिकार में संशोधन, इसको मैं एक बार और बढ़िया से कराऊंगा बाद में इन केस को, ठीक है ना। देखिए मूल अधिकार में संशोधन किया जा सकता है। इस केस में बताया गया कि जो भी मूल अधिकार है, जो भी हमारे मूल अधिकार है, जो भी मैं क्लास में आपको कराया हूं, जो भी आपके मूल अधिकार है, उस मूल अधिकार में संशोधन किया जा सकता है। नो डाउट आप संशोधन कर सकते हैं। संशोधन करने का अधिकार किसको दे दिया गया? संसद को दे दिया गया कि मूल अधिकार में संशोधन कर सकते हैं। किस केस में? सज्जन सिंह केस में, शंकरी प्रसाद केस में और चंपक दोराई राजन केस में बताया गया कि मूल अधिकार में संशोधन कर सकते हैं। जैसे मन करे वैसे संशोधन करिए, जो मन करे वो मूल अधिकार रखिए, जो मन करे वो मूल अधिकार समाप्त कर दे, मूल अधिकार में संशोधन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन गोलकनाथ केस में बताया गया, ध्यान से सुनिए, इन केस में, इन 3 केसों में संशोधन कर सकते हैं, मूल अधिकार में संशोधन कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन गोलकनाथ केस में बताया गया, गोलकनाथ केस में बताया गया कि मूल अधिकार में संशोधन नहीं कर सकते हैं, मूल अधिकार में संशोधन नहीं कर सकते हैं, मूल अधिकार में संशोधन नहीं कर सकते हैं। एक बात बताइए कि यह केस में बताया गया संशोधन कर सकते हैं, इस केस में बताया गया संशोधन नहीं कर सकते हैं। कुछ दिन बाद मैं एक वीडियो लेकर आऊंगा, एग्जाम के व्यू से तो नहीं होगा लेकिन जानकारी के व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। इन केस और इन केस में मैं तुलना करके बताऊंगा कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। देखिए अभी फिलहाल याद रखिए, गोलकनाथ केस में बताया गया कि मूल अधिकार में संशोधन नहीं कर सकते हैं, मूल अधिकार में संशोधन नहीं कर सकते हैं। इसी गोलकनाथ केस में एक और बात बताया गया, इसी गोलकनाथ केस में बताया गया कि जो प्रस्तावना है वह संविधान की आत्मा है। प्रस्तावना जो है वह संविधान की क्या है? संविधान की क्या है सर? आत्मा। जो प्रस्तावना है वह क्या है? संविधान की आत्मा। प्रस्तावना जो है वह क्या है? संविधान की आत्मा। तो इधर वाले केस आई थिंक क्लियर हो गए होंगे, इधर वाले केस क्लियर हो गए होंगे। इसमें बताया गया संशोधन कर सकते हैं, इसमें बताया गया कि संशोधन नहीं कर सकते। इस केस में बताया कि जो प्रस्तावना है संविधान की आत्मा है, संविधान की आत्मा। फिर एक और केस आता है जिसका नाम है केशवानंद भारती। बहुत इंपॉर्टेंट यह केस है भाई, मैंने आपको क्लास में पूरा का पूरा करा केशवानंद भारती। देखिए गोलकनाथ केस में बताया गया कि मूल अधिकार में संशोधन नहीं कर सकते हैं, परंतु केशवानंद भारती केस में बताया गया, केशवानंद भारती केस में बताया गया कि मूल अधिकार में संशोधन कर सकते हैं। ध्यान से सुनिए, मूल अधिकार में संशोधन कर सकते हैं परंतु मूलभूत ढांचे में नहीं कर सकते हैं, मूलभूत ढांचे में नहीं कर सकते। इस चीज को याद रखिएगा कि मूल अधिकार में संशोधन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, संशोधन कर लीजिए, लेकिन मूलभूत ढांचे में नहीं। ऐसा नहीं कि मूल अधिकार उखाड़ कर फेंक डालिए पूरा, समझ रहे हैं? ऐसा मूल ढांचा में नहीं परिवर्तन कर सकते हैं। मूल अधिकार में परिवर्तन कर लीजिए, संविधान में भी परिवर्तन कर लीजिए, लेकिन ऐसा परिवर्तन ना कर दीजिए कि संविधान का अस्तित्व खत्म हो जाए। संविधान का अस्तित्व खत्म हो जाए, मूल ढांचा में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। क्लियर ना? तो इधर वाले क्लियर हो गए होंगे भाई। इधर देखिए वीडियो लगभग 1 से 1.5 घंटा का है, कंप्लीट देखिएगा। नेक्स्ट केस है बड़ा इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट केस यही है, ध्यान से देखिए। केस का नाम क्या है? हुसैन आरा बनाम बिहार राज्य केस। केस का नाम क्या बताइए? हुसैन आरा बनाम बिहार राज्य केस। हुसैन आरा बनाम बिहार राज्य केस। हुसैन आरा बनाम बिहार राज्य केस। यह पहला जनहित याचिका केस था, पहला जनहित याचिका केस था, पहला जनहित याचिका था। याद रखिएगा, पहला जनहित याचिका था, पहला जनहित याचिका था। देखिए हुसैन यारा बनाम बिहार राज्य केस, इसमें क्या था याद रखिएगा कि 40,000 ऐसे कैदी थे। ध्यान से सुनिए, बिहार के जेल में, कहाँ के? बिहार के जेल में 40,000 ऐसे कैदी थे। सुनिए, बिहार के जेल में 40,000 ऐसे कैदी थे जिन पर ना तो कोई जुर्म सिद्ध था, केवल मुकदमा चल रहा था, इनको सजा नहीं मिली थी, जुर्म सिद्ध नहीं हुआ था, अपराध सिद्ध नहीं हुआ था। यह 40,000 ऐसे कैदी थे जिन पर अपराध सिद्ध नहीं हुआ था, अपराध सिद्ध नहीं हुआ था। अपराध जब सिद्ध नहीं हुआ था, ध्यान से देखिएगा, तो इनकी जिंदगी भाई, जब अपराध सिद्ध नहीं हुआ तो इसको आप दोषी कैसे मान ले रहे हैं? इसको आप दोषी कैसे मान ले रहे हैं? तो हुसैन आरा ने पूरी बात बताई। किसको बताई? एक वकील थी, उस वकील का नाम है कपिला हिंगोरानी। क्या नाम है? कपिला हिंगोरानी। याद रखिएगा, कपिला हिंगोरानी को, कपिला हिंगोरानी को पूरा मैटर बताया कि बिहार के केस में, बिहार के जेल में 40,000 ऐसे कैदी हैं जिनके ऊपर कोई जुर्म सिद्ध नहीं है, केवल मुकदमा चल रहा है, जिनके ऊपर कोई जुर्म सिद्ध नहीं है, और यह 40,000 लोगों का जीवन प्रभावित हो रहा है। यह बात बताई एक वकील कपिला हिंगोरानी को। यह कपिला हिंगोरानी ने जनहित याचिका ठोक दिया। कहां पर? जनहित याचिका ठोक दिया सुप्रीम कोर्ट में।
जनहित याचिका ठोक दिया सुप्रीम कोर्ट में। उस समय सुप्रीम कोर्ट के जज थे पीएन भगवती। कौन थे? पीएन भगवती। समझिए एक बात, कपिला हिंगोरानी ने जनहित याचिका, मतलब जनहित याचिका सिंपल समझिए, कोई बताऊंगा पीएलआई के बारे में। जनहित याचिका मुकदमा ठोक दिया सुप्रीम कोर्ट में। उस समय सुप्रीम कोर्ट के जज थे, नाम क्या था? पीएन भगवती। पीएन भगवती ने इस मैटर पर जांच बैठाई, इस मैटर का बढ़िया से जांच किया और याद रखेगा 40,000 सैनिकों, 40 सैनिक बोलना है, 40,000 जो कैदी थे उनको रिहा कर दिया गया, इनको रिहा कर दिया गया, इनको छोड़ दिया गया, 40,000 कैदियों को छोड़ दिया गया। यह सबसे इंपॉर्टेंट केस है हुसैन आरा केस। क्या नाम है? हुसैन आरा केस। याद रखिएगा, हुसैन आरा केस पहला जनहित केस था, पहला जनहित याचिका पर आधारित केस था, पहला जनहित याचिका पर आधारित केस था। किसने अपील की थी? कपिला हिंगोरानी ने अपील की थी। किसने अपील की थी? कपिला हिंगोरानी ने अपील की थी। किसके कोर्ट में? सुप्रीम कोर्ट में। उस समय जज कौन थे? पीएन भगवती। कौन थे? पीएन भगवती। इस वजह से पीएन भगवती को बोलते हैं जनहित याचिका का जनक। याद रखिएगा, जनहित याचिका का जनक अगर कोई पूछे किसे कहते हैं तो पीएन भगवती को। किसे कहते हैं? पीएन भगवती को। और जनहित याचिका की जननी, जनहित याचिका की जननी बोलते हैं कपिला हिंगोरानी को। कपिला पुष्पा हिंगोरानी पूरा नाम है, याद रखिएगा। जनहित याचिका के जनक बोलते हैं पीएन भगवती को, जनहित याचिका की जननी बोलते हैं कपिला पुष्पा हिंगोरानी को, कपिला पुष्पा हिंगोरानी को। क्लियर है ना? कहाँ का मैटर था? बिहार का। हुसैन आरा बनाम बिहार राज्य, हुसैन आरा बनाम बिहार राज्य, 40,000 कैदियों को रिलीज करने का केस था यार। ठीक है ना? नेक्स्ट केस, लास्ट केस, नेक्स्ट केस, केएस पुत्तुस्वामी केस। नेक्स्ट केस है, लास्ट केस है, ध्यान से देखिए। खत्म है केस, इसके बाद एक बार मैं वीडियो देख लूं क्या स्थिति है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट केस है केएस पुत्तुस्वामी केस। केएस पुत्तुस्वामी केस, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। इस केस में निजता के अधिकार को, केएस पुत्तुस्वामी केस में निजता के अधिकार को, याद रखिएगा, निजता के अधिकार को मूल अधिकार बताया गया। निजता के अधिकार को क्या बताया गया? मूल अधिकार बताया गया, मूल अधिकार बताया गया। और इसे अनुच्छेद 21 में रखा गया। कई बार पेपर में आता है, अनुच्छेद 21 में रखा गया क्या? निजता का अधिकार। क्या रखा गया? निजता का अधिकार। क्लियर ना? कहने का मतलब क्या है कि केएस पुत्तुस्वामी केस बनाम भारत संघ केस, केएस पुत्तुस्वामी केस बनाम भारत सरकार केस में जो निजता का अधिकार है उसे मूल अधिकार बताया गया और अनुच्छेद 21 में रखा गया। किस में रखा गया? अनुच्छेद 21 में। मतलब हमारा राइट टू प्राइवेसी, निजी जीवन का जो हमारा अधिकार है वह किस में रखा गया? अनुच्छेद 21 में। हमारा देखिए किस केस में बताया गया कि निजी जीवन का अधिकार एक मूल अधिकार है और इससे अनुच्छेद 21 में रखा जाएगा। क्या बताएंगे? केएस पुत्तुस्वामी केस, केएस पुत्तुस्वामी केस। इसमें क्या है कि प्राइवेट देखिए, प्रत्येक व्यक्ति की दो लाइफ होती है, एक प्रोफेशनल लाइफ, एक क्या होती है? प्राइवेट लाइफ। प्राइवेट लाइफ में व्यक्ति क्या करता है? नंगे घूमता है, सोता है, जो मन करे वो करता है। समझिए बात को। हर एक व्यक्ति की प्राइवेट लाइफ अलग होती है, प्रोफेशनल लाइफ अलग होती है, हर एक व्यक्ति का। समझिए इसमें बताएगा कि निजता का अधिकार है, निजता का अधिकार है, हमें अपने जीवन को निजी रखने का अधिकार है। हम अपने निजी जीवन के लिए, प्राइवेट लाइफ के लिए, प्राइवेसी के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। मन करे तो रूम में बनियान अंडरवियर पहन के घूमे, मन करे रूम में रजाई ओढ़ कर घूमे, मन करे रूम में भौर दही भांग पोत कर घूमे, भौर दही रंग के घूमे, कुछ भी निजी जीवन करने, मतलब हमें अपने निजी रखने का, अपने जीवन को निजी रखने का पूरा क्या है? अधिकार है। पूरा का पूरा क्या है? अधिकार है। समझिए बात को, इसमें कोई रोक टोक नहीं करेगा। निजता का अधिकार है, हमें अपने लाइफ को प्राइवेट रखने का अधिकार है, लाइफ को प्राइवेट रखने का अधिकार, निजता का अधिकार है। उस निजता का कोई उल्लंघन नहीं कर सकता, उस निजता का कोई उल्लंघन नहीं कर सकता। जैसे समझिए राइट टू प्राइवेसी, निजता का अधिकार क्या है? समझिए, जैसे मान लेते हैं, आप देखिए, मान लेते हैं कोई दो मतलब मेल और फीमेल है, कोई अपना जो भी कर रहे हैं, प्यार मोहब्बत जो भी कर रहे हैं, तो कुछ लोग उसको रिकॉर्डेड करके पब्लिक कर देते हैं। तो पब्लिक करना यह उनका निजता का अधिकार है भाई। वो प्यार मोहब्बत कर रहे हैं, दुनियादारी कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, उनका निजता का अधिकार है। अगर उसको आप रिकॉर्ड कर रहे हैं तो यानी कि उसके निजता के अधिकार को आप हनन कर रहे हैं, उसके निजता के अधिकार को हनन कर रहे हैं, वह आपको रुकवा टुकवा ठुकवा सकता है, कुछ भी कर सकता है सुप्रीम कोर्ट में कंप्लेन करके। क्योंकि निजता का अधिकार पुत्तुस्वामी केस में बता दिया गया, निजता का अधिकार व्यक्ति का अधिकार है और अनुच्छेद 21 में रखा गया। अगर इस पर कोई हनन करता है तो अनुच्छेद 32 का प्रयोग करके, अगर कोई हनन करता है तो अनुच्छेद 32 का प्रयोग करके सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या जहां पर जाना चाहे जा सकते हैं। क्लियर है ना? तो निजता का अधिकार है, हम अपने लाइफ को प्राइवेट रखने के लिए कुछ कर सकते हैं, कुछ
स्पेशल कर सकते हैं। मन करे देखिए हमारा लाइफ प्राइवेट है, हम अपने रूम में कैसे भी रहें, ओढ़ कर रहे हैं, नाच कर रहे हैं, गा कर रहे हैं, अकेले नाचे, अकेले कुछ भी करें, हमारे लाइफ को उजागर नहीं किया जा सकता है। समझिए यह हमारा अधिकार है। जब तक हम ना उजागर करना चाहे अपनी लाइफ को, कोई उजागर नहीं कर सकता है। समझ रहे हैं ना? हम अपना लाइफ को उजागर करना चाहिए। देख लाइव टेलीकास्ट करते हैं, हम नाच रहे हैं, घूम रहे हैं, शराब पी रहे हैं, दारू पी रहे हैं, कुछ कर रहे हैं तो हो सकता है, लेकिन हमारा प्राइवेट लाइफ है, एक बंद रूम में हम कुछ भी कर सकते हैं। निजता का हमारे अधिकार है, हमें प्राइवेसी का अधिकार है, हम अपने लाइफ को प्राइवेट रखने का अधिकार है। और प्रत्येक व्यक्ति की एक प्राइवेट लाइफ होती है, एक प्रोफेशनल लाइफ होती है। प्रोफेशनल लाइफ जो दुनिया को दिखता है और प्राइवेट लाइफ में केवल वही जानता है जिस व्यक्ति की लाइफ, समझ रहे हैं? आपकी भी प्राइवेट लाइफ है, हर एक व्यक्ति की, बड़े से बड़े व्यक्ति की, छोटे से छोटे व्यक्ति की प्राइवेट लाइफ है। समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए कि जर्नल लाइफ में आराम, मान लीजिए कि प्रोफेशनल लाइफ पैंट शर्ट पहनकर घूम रहा है, अपना निजी लाइफ में, अपने घर में, अपने रूम में नेकर पहनकर घूम रहा है, बनियानी पहनकर घूम रहा है, कैसे भी घूम रहा है, यह सब क्या है? क्या है भाई? निजता का अधिकार है, हमें निजता का अधिकार है। हमारे निजता का अधिकार का कोई उल्लंघन नहीं कर सकता है। अगर कोई उल्लंघन करता है, जैसे हमारा प्राइवेट लाइफ है, अगर कोई उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में कंप्लेंट कर सकते हैं। मैंने आपको कंप्लीट केस बता दिया, पूरा केस बता दिया। आपका काम क्या है बाबू, समझ गए होंगे। कम से कम 10-15 लोगों को जुड़वाइए चैनल से, ठीक है? धीरे धीरे और क्लासेस मिलते रहेंगे, लेकिन इन पर मैं एक बार विधिवत चर्चा करूंगा। पेपर में तो नहीं आएगा, लेकिन जानकारी के लिए आपके बड़े इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सा? गोलकनाथ, सज्जन सिंह, शंकरी प्रसाद, चंपक दोराई और केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस का मैंने चर्चा कर दिया है क्लास में, एक बार फिर मैं बता दूंगा। अगर सेशन आपको समझ आया हो, मेहनत आपको सफल लगी हो, तो एक बार लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।